तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा आज की चर्चा होने वाली है बहुत ही ज्यादा जानदार, शानदार और जबरदस्त। ठीक है, तो बहुत ही बड़े ढंग से पहले पेन निकालो, कॉपी निकालो और नोट्स बनाने के लिए हो जाओ एकदम तैयार। बिल्कुल सत्यनारायण जी की कथा की तरह नहीं सुनना कि कथा की तरह हूं करके ऐसे निकल लो, भाई साहब कुछ भी होने वाला नहीं है। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, टॉपिक को बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेटा आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कि TIR क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मुझे पता है ना कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से जरा भटक जाती है ना, और फिर TIR भी होता है जब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही हो। तो एंगल ऑफ डेविएशन में और एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या रिलेशन होता है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, मिराज फॉर्मेशन कैसी होती है ना, और बिना तुम्हें प्रिज्म का नाम लिए हुए, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं प्रिज्म का नाम नहीं लूंगा मैं कि ये प्रिज्म है और दूसरे देखिए सारे क्वेश्चन करा दूंगा प्रिज्म के, तू बोलेगा सर मुझे तो आ गया सर, है ना। बिल्कुल भाई साहब, जीरो से लेकर और जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। चलो आ जाओ, देखो शुरू करते हैं अपनी चर्चा किसके साथ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। ओके, TIR, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड व्हाट, एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, एंड क्रिटिकल एंगल। बहुत ही बढ़िया ढंग से प्यार से एकदम आराम आराम से मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल परेशान मत होना भाई साहब। समझाने की गारंटी 110% मेरी है भाई साहब, 100 भी नहीं 110% मेरी है, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी और मम्मी का। समय तुम्हारे पर बहुत बढ़िया नोट्स बनाना, अच्छे नोट्स बनाना, बात तक काम आएंगे तुम्हें। ठीक है, जेईई दो या नीट दो, हर जगह काम आएंगे, मेरी गारंटी एकदम, है ना। देख सुन बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान ले ये हमारे पास एक इंटरफेस है। ये क्या है बेटा, हमारे पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है सर? बेटा जहां पर दो मीडियम अलग अलग हो रहे होते हैं उसे ही इंटरफेस कहा जाता है, नॉर्मल सी बात है ना। देख सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पर अपन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसे N1 बोल देते हैं, और यहाँ पर जो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे N2 बोल देते हैं। और मैंने ऐसा बोल दिया कि ऐसा मान लो कि N1 इज ग्रेटर देन N2। बताओ कौन रेयर कौन डेंसर? N1 बड़ा है, इसका मतलब कि N1 जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, और N2 जो मीडियम है भाई साहब वो कैसा है, रेयर मीडियम। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई मुझे। अब सोच, देख ध्यान से देख, अगर इस सरफेस के ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, मान लो, है ना, इस सरफेस के ऊपर मैं क्या करूं, यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं। मैंने कहा ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि एक लाइट रे जाकर इससे ऐसे स्ट्राइक करे किसी एंगल आई पर, है ना, ये एंगल आई क्या है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तो लाइट रे आप ध्यान से देखें तो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है ना। मैंने बोल रखा है ना कि N2 डेंसर मीडियम है और N1 डेंसर मीडियम है और N2 कैसा है, रेयर मीडियम है। तो हमने देखा कि लाइट रे भाई साहब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये बात तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से भटक जाती है भाई साहब, और नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर जाती है। कैसे बेंड कर जाती है, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर जाती है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि कब नॉर्मल के पास, कब नॉर्मल के दूर, है ना। तुमको स्नेलिस लॉ बताया था, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? अगर नहीं देखकर आए हो ना तो ऊपर देखो लिंक दे दूंगा मैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पढ़ाई है, देखकर आना, बहुत मजा आएगा तुम्हें, जबरदस्त चर्चा है एकदम, है ना। देख मेरी बात सुन, क्या बोला मैं ऐसा बोला कि मान लो लाइट रे भाई साहब डेंसर से और रेयर मीडियम में जा रही है तो अपने पाथ से भटक जाती है और नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर जाती है ना, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर जाती है। मैंने बोला ये कुछ बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, है ना। अब क्या बोला, किसी भले आदमी ने बोला कि भैया ये जो इंसिडेंट रे है ना, बोला इस इंसिडेंट रे को हल्का सा उई ऐसे करके डालो, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाओ। क्या करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को धीरे धीरे बढ़ाओ। तो मैंने कहा देखो आ जाओ बढ़ा के देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने अगली बार में एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। मैंने क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे ही मैंने बड़ा करा ना, रे और ज्यादा भटक गई। मैंने कहा अच्छा ये चक्कर है, मतलब क्या चक्कर है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर क्या बोला
बोला कि यार क्या करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को ना और बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं। मैंने कहा क्या मतलब है भाई और बढ़ाने का? बोला तब तक बढ़ाते हैं जब तक ये रे बिल्कुल ऐसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 ना हो जाए। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? भाई क्या हो रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की किसी वैल्यू के लिए आर की कुछ वैल्यू है, फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया तो रे ओए घूम गई। फिर मैंने क्या बोला आई को तब तक बढ़ाएंगे कि जब तक ये इंसिडेंट रे भाई साहब ऐसे ना निकल जाए, खुपाच ऐसे ना निकल जाए। बोला ठीक है यार बढ़ा के देखते हैं। फिर क्या हुआ ना, ध्यान सुनना क्या हुआ। बोला गया कि अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू जैसे ही करी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक वैल्यू हमने करी और उसके लिए लाइट रे भाई साहब ऐसे खुपाच ऐसे निकल गई, है ना, ऐसे निकल गई। देख तो ध्यान से देख, इस समय जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, ध्यान से देख 90 डिग्री है। क्या बोला गया? 90 डिग्री है। अब ध्यान से सुनो, ये एक स्पेशल कंडीशन है बेटा, ये एक स्पेशल कंडीशन है बेटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे कहा जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या मेरी बात समझ आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। कैलकुलेट कराऊंगा अभी, तो टेंशन मत ले, अभी तो फील ले चीज के ढंग से एकदम कि जैसे जैसे आई को बढ़ा रहे हो आर भी बढ़ रहा है और आई की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आर भाई साहब 90 डिग्री हो गया। ये नॉर्मल और ये रे, ये नॉर्मल और ये रे खुपाच भाई साहब मतलब ऐसे एकदम। अरे हाँ ना बोल दे यार। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। देख मैं इसको डिफाइन करता हूं, तेरे लिए लिखता हूं मैं यहाँ पर। क्या बोला मैं ऐसा बोला कि व्हेन, देख यहां पर लिखता हूं क्या बोला मैं, मेरे पास स्पेस का बहुत कमी पड़ जाएगी नहीं तो, है ना। व्हेन द लाइट रे is going from denser medium to rarer medium, from denser medium to rarer medium, then that value of angle of incidence for which the angle of refraction becomes 90 degree, that value of angle of incidence is called critical angle. Okay, critical angle of इंसिडेंस। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार, सन्नाटेदार भाई साहब, एकदम मजा आ गया। एकदम आया है कि नहीं आया? देख लो, मजा आया है ना भाई साहब। 110% मजा आना चाहिए, नहीं तो उस पर कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है। बात समझ आई ना? मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मजा आएगा। सुनो जरा ध्यान से देखो क्या बोला मैं बेटा। जो कंडीशन है ना, इसके एक पर्टिकुलर नाम होता है। क्या कहते हैं इसे बेटा? इसे कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या कहते हैं इसे? ग्रेजिंग इमरजेंस कहा जाता है, ग्रेजिंग इमरजेंस। मैंने कहा ठीक है सर, ग्रेजिंग इमरजेंस सर, इसका क्या मतलब है सर? ये तो सर समझ ही नहीं आया। बेटा ध्यान से देखो, तो ये जो रे है ना, कौन सी रे? ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, तुम ध्यान से देखो, सरफेस को ऐसे ग्रेज करती हुई निकल रही है, मतलब सरफेस के ऊपर से चिपकती हुई ऐसे निकल रही है, इसलिए इसे बोला गया ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोला गया? ग्रेजिंग इमरजेंस बोला गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात अपने को समझ आ गई भाई, इसे ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब सोचो कि अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब अगर मैं जरा सा भी और बढ़ा दूं तो क्या होगा भाई? अगर हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल रखी हुई है तो जो रे है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल निकल रही है। अब अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हल्का सा भी बढ़ा दूंगा ना तो ये रे वापस से सेम मीडियम में जाएगी। कैसे कैसे कैसे? देखो ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो भैया ये है अपना नॉर्मल, ये है अपना नॉर्मल,
और ऐसे ये रे ओए ऐसे जाके रे गिरी, और जिस एंगल पर ये अब ये गिरी है ना आई पर, ये आई को आईसी से बस हल्का सा बड़ा रखना है, तो रे बाहर निकलने के बजाय वापस से अंदर चली आएगी, है ना, और जितने एंगल पर गिरी थी उतना ही एंगल पर वापस भी आ जाएगी। तो ध्यान से देख, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है कि रिफ्लेक्शन हुआ है? यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन हुआ है बेटा। इस फिनोमिना को ही बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोला गया? बोला गया कि व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। क्या बोला जाता है? कि व्हेन द लाइट रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस। ध्यान से कॉपी में लिखना है, तो मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूं। क्या बोला मैं? कि when the light ray is traveling from denser medium to rarer medium and it strikes on the surface at an angle greater than the critical angle, at an angle greater than the critical angle, then it is reflected internally into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. क्या बोला गया? This phenomena is called total internal reflection. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर शर्त क्या है इसकी? शर्त यह है कि ये जो आई है ना, इसको बड़ा होना पड़ेगा आईसी से। इसको बड़ा होना पड़ेगा आईसी से। सर कितना बड़ा होना पड़ेगा? चाहे हल्का सा, मतलब कि अगर आईसी जो क्रिटिकल एंगल है अगर वो 42 डिग्री है, मैंने बोला, तो जो आई है ना अगर वो इतना हो जाए 42.000000000001 इतना हो जाए, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? वहां पर टीआईआर हो जाएगा। मतलब कि जो रे है ना वो वापस से सेम मीडियम में आ जाएगी। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बच्चा बोला हाँ सर समझ आ गई। तो ध्यान से देख बेटा, तो टीआईआर की कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आना पड़ेगा, तभी टीआईआर हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तभी तो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करती है। तो पहली कंडीशन क्या हुई? मैंडेटरी कंडीशन भाई साहब होनी ही पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि लाइट रे को डेंसर से रेयर मीडियम में जाना पड़ेगा। पहली बात तो कि ट्रैवल जो होना चाहिए ना उसका डेंसर से रेयर की तरफ होना चाहिए। मैंने कहा ठीक भाई। और दूसरी बात क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना पड़ेगा। सिर्फ तभी ये पॉसिबल है और नहीं तो पॉसिबल नहीं। बच्चा बोला हाँ सर समझ आ गया सर, तो टीआईआर है, यही कंडीशन है टीआईआर, है ना। इसको लिख देता हूं यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है? ये भाई साहब टीआईआर हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द इंटरफेस, है ना, व्हेन द लाइट रे इज स्ट्राइकिंग एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब बच्चे का दिमाग पता है कहां फंसता है? बोलते सर ये क्रिटिकल एंगल है, सर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोला सर दिखाओ सर एक बार कैलकुलेट करके। देख मैंने कैलकुलेट करवाया बच्चे को, देख सुन, मैंने बच्चे को क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करवाया। कैसे कैलकुलेट करवाया? मैंने बोला बेटा देख मान ले ये तेरा इंटरफेस है। बच्चा बोला हाँ सर ये इंटरफेस है। मैंने बोला कि बेटा मान ले कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, है ना, और ऐसा बोल लेते हैं कि जो N1 है वो N2 से बड़ा है, तभी तो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। अरे कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो क्या बोला गया? बोला गया कि इंसिडेंट एंगल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भाई साहब जो लाइट रे है वो ग्रेज करती हुई निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? ग्रेज करती हुई, भाई साहब सरफेस से चिपकती हुई, पैरेलल एकदम निकल जाती है ना। उस समय देख एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे ही कहा गया क्रिटिकल एंगल। क्या कहा गया? क्रिटिकल एंगल। तो बच्चा बोला सही क्रिटिकल एंगल से कैलकुलेट करके दिखाओ। मैंने कहा ले क्या बड़ी बात है, अभी कैलकुलेट कर देते हैं। सुन जरा ध्यान से देख। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या इंटरफेस पर लाइट का? अरे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन तो हुआ है। और क्या हुआ है भाई साहब? और तो कुछ भी नहीं हुआ। और अगर रिफ्रैक्शन हुआ है इसका मतलब स्नेल्स लॉ तो वैलिड है। अरे हाँ ना बोल, अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो स्नेल्स लॉ तो वैलिड है। तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं ना, क्या परेशानी है? आ जाओ सुनो, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने कहा ठीक है ना। ध्यान से देख, तो N1 और I की वैल्यू कितनी है अब? IC है ना, तो sin IC इज इक्वल टू N2 जहां जा रही है। बेटा N1 वो मीडियम होता है जहां से रे जा रही है और N2 वो मीडियम होता है जहां रे जा रही है। स्नेल्स लॉ को लगाते हुए कौन रेयर कौन डेंसर इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? N1 क्या होता है? डेंसर मीडियम यहाँ पर मान रखा है, पर मेरे लिए डेंसर हो चाहे रेयर हो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं। N1 क्या है? वो मीडियम है जहां से रे जा रही है। देख यहीं से तो जा रही है
और N2 वो मीडियम है जहां रे जा रही, भाई ऊपर N2 में तो जा रही है। मैंने बोला हाँ ठीक है, बात समझ आ गई है ना। अब देख ध्यान से देख, तो N2 और साइन आर मतलब कि साइन 90, और साइन 90 तो 1 होता है। अरे साइन 90 तो 1 होता है, तो ध्यान से देखो, तो बेटा साइन IC इज इक्वल टू N2 बाय N1, यही आया, कुछ हो रहा है। तो ध्यान से देखो, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, क्रिटिकल एंगल आ गया साइन इनवर्स और N2 बाय N1। अच्छा, और पता है दिक्कत क्या है, बच्चे को ये फॉर्मूला कभी याद ही नहीं रहता, कौन सा ऊपर लिखूं सर, कौन सा नीचे लिखूं सर, ये तो बड़ी भारी दुविधा है। मैंने बच्चे को पूछा, मैंने बेटा बता N1 और N2 में अभी हाल फिलहाल तुझे कौन बड़ा दिख रहा है? बच्चा बोला सर N1 बड़ा है सर। आपने खुद ही बोला सर N1 डेंसर मीडियम है, तो अगर N1 डेंसर मीडियम है तो N1 बड़ा है और N2 छोटा है। तो ध्यान से देख, मैंने कहा बेटा अगर इसे याद ही रखना है ना तो उसे ऐसा याद रख, देख सुन कैसे, कि क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा वाला बटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा वाला। भाई सब ऐसे याद रख ले, ऐसे याद रखेगा तो याद रह जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भाई सब बड़े भाई होते हैं, दो भाई होते हैं, एक बड़ा भाई छोटा भाई। बड़ा भाई हमेशा छोटे भाई को संभाल सकता है, तो उसे नीचे रहना चाहिए। भाई साहब ये NB नीचे और NC ऊपर, है ना, बोल दे भाई साहब, बड़ा भाई छोटे भाई को संभाल सकता है तो NB नीचे और NC ऊपर। मैं तो ऐसे याद रखता हूं। क्रिटिकल एंगल क्या है, देखो सुनो, साइन इनवर्स NC बाय NB, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, नॉर्मल सी बात। और TIR तुमसे कोई पूछ बैठे कि TIR क्या होता है, क्या बोलोगे कि when the light ray is traveling from denser medium to rarer medium and strikes on the interface at an angle greater than the critical angle, then the light is reflected back into the same medium. This phenomena is called TIR, total internal reflection सन्नाटो। हाँ अच्छा बोलो, मेरी बात तुमको समझ आया है कि नहीं आया है? अरे आया है कि नहीं आया भाई साहब, नीचे कमेंट करके बताना मुझे कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। समझ आ रहा है तो बोल देना सर वाक्य क्या पढ़ाया है, और नहीं आया तो भाई साहब सर क्या पढ़ाया है ना। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ आया है कि नहीं आया तुम्हें यार, है ना। चलो एक बार इसको बहुत बड़ी ढंग से इसका मस्त सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं तुमको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके बाद फिर मस्त सवाल करेंगे भाई साहब, दबा के सवाल करेंगे, फिर ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाऊंगा, फिर मिराज फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर बने रहना अंत तक, ताकि कुछ भी ना छूटने पाए। पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो आ जाओ, इसका मस्त से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा सुनो, अब अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं आपको पढ़ाता हूं द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखना बहुत मजेदार चर्चा है, तुम बोलोगे वाह मजा आ गया सर एकदम, है ना। देख ध्यान से सुन, तुम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से दिखा रहा हूं मैं, समझ जाना, ओके। एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया, जानदार, शानदार, मजा आया, खूबसूरत। बेटा मैं तुम्हें बताऊं ये आगे प्रोसीड करने से पहले कि इसमें मेरा लक्ष्य क्या है, मैं बेसिकली डेल्टा और आई के ग्राफ तक पहुंचना चाहता हूं, ठीक है। डेल्टा और आई का मैं तुम्हें ग्राफ बनवाना चाहता हूं, और आगे पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ग्राफ का जो नेचर है वो तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें रटना पड़ेगा। इस बात का मैं कुछ भी नहीं कर सकता भाई साहब, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और उसका जो हर एक पॉइंट है उस हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि इस पॉइंट पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मेरी गारंटी। पर उसके नेचर को आपको याद करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई है ना? आगे बढ़ सकते हैं, बोलो इतना से याद कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अरे कर पाएंगे बिल्कुल, एकदम हाथ से लिखेंगे तो हो ही जाएगा, है ना। अच्छा देखो सुनो, जरा ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा तुम्हें, जबरदस्त लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। सुनो मैंने क्या बोला, मैं बोला मान लो कि ये अपना एक इंटरफेस है, ओके, ये क्या है, अपना एक इंटरफेस है। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोल देता हूँ N1 है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। बच्चा बोला ठीक है, कोई बात नहीं सर, मजा आया, है ना। देखो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, बाद में पता चले झगड़ा, सर बाद में सर आप भुचड़ मुचड़ कर देते हो, सर पहले ही अच्छे से लिख लिया करो छोटा छोटा, है ना। देख मैं क्या बोला, मैं बोला कि चलो आ जाओ, इसके ऊपर जो नॉर्मल बनेगी, नॉर्मल वो तो ऐसी बनेगी ना, यही है ना नॉर्मल। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, तो अगर कोई रे अगर आकर इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करे, है ना, किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर अगर ऐसे स्ट्राइक करे, तो असलियत में तो रे को ऐसा जाना था, है ना, असलियत में तो रे को ऐसा जाना था, पर वो ऐसा जाती नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि जो N1 है वो बड़ा है और N2 छोटा है, तो बेसिकली लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी कि नॉर्मल से दूर? अरे नॉर्मल से दूर की तरफ झुक जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी।
देख जाना था ऐसा और गई ऐसा, तो क्या इतना घूम गई क्या? तो जितना घूमी इसे ही बोला जाता है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, है ना। और ये जो बेटा रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बना है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान से देख बेटा, अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो क्या ये ऊपर वाला भी तो आई है? अरे हाँ ना बोल, ये कुछ ऐसा ही सीन है, देख सुन, अगर ये एंगल आई तो ये भी आई, है ना, वही है ना, उसी रे को तो आगे बढ़ा रखा है। हाँ ना बोल दे। अब ध्यान से सुन, मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात समझ आई। ओए होए होए, ध्यान से देख, क्या देखा मैंने कहा दिस आर इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा। हाँ ना बोल दे, दिस आर इज इक्वल टू आई प्लस डेल्टा। तो अगर मैं यहां से डेल्टा निकालना चाहूं तो देखो जरा ध्यान से देखो, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बना? डेल्टा इज इक्वल टू बना भाई साहब आर माइनस आई। मैंने कहा सर देखो, सर बच्चा बोला सर देखो सर, आप रिलेशन निकालना चाहते थे ना सर, डेल्टा और आई का, सर आ गया। मैंने कहा तंबूरा आ गया। बच्चा बोला सर क्या मतलब? मैंने बोला सर देख आर भी तो है यहाँ पर, इस आर को भी तो यहाँ से भगाना पड़ेगा, ये आर भी तो वेरिएबल है। अगर आप डेल्टा और आई में अगर रिलेशन चाहते हो तो इस आर को यहाँ पर होना नहीं चाहिए। बच्चा बोला हाँ सर, आप बात तो सर सही कह रहे हो, सर कैसे भगाऊं? मैंने कहा बहुत आसान है, देख ध्यान से देख, यहाँ जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस पर क्या लगा दे? अरे स्नेल्स लॉ लगा दे यार। क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो मैंने इस इंटरफेस पर बेटा क्या लगाया? स्नेल्स लॉ लगा दिया। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। बच्चा बोला हाँ सर, बात तो समझ आई। n1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है, n2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सन्नाटो हाँ ना बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, ध्यान से देख। तो बेटा यहां से जो साइन आर है ना, साइन आर क्या बना? n1 बाय n2 और साथ में साइन आई। बच्चा बोला ठीक है। ध्यान से देख, तो r की क्या वैल्यू आई? r की वैल्यू आई साइन इनवर्स और साथ में क्या आया? n1 बाय n2 और साथ में साइन आई। इसमें कोनो परेशानी, कोनो शंका, कोनो दुविधा, कोनो प्रॉब्लम वाला कोनो बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल दो, नॉर्मल बात है। अब तू ध्यान से देख, इस आर की वैल्यू को अगर मैं डेल्टा में पुट कर दूं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे सन्नाटों, क्या बोला मैं बोला कि अगर इस आर की वैल्यू को अगर मैं डेल्टा में पुट कर दूं क्या मिलेगा? आओ सन्नाटो देखो, माइनस आई। ओए होए 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 होए, आ गया रिलेशन। देख डेल्टा और आई में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। पर क्या ये कोई स्टैंडर्ड रिलेशन है क्या? स्टैंडर्ड रिलेशन तो नहीं है। तो मर गए, गड़बड़ हो गई भाई साहब, इसका ग्राफ बनाना मुझे तो नहीं आता। अरे आना बोलो, मुझे तो नहीं आता, पर मुझे इसे एक्सप्लेन करना आता है भाई साहब बहुत बड़े ढंग से, और वही मैं तुझे सिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है इसको, है ना। बच्चा बोलता है देख डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, आमतौर पर हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, कोचिंग में पढ़ाते हैं, मैं भाई साहब सीधा ग्राफ बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? सीधा ग्राफ बनाता हूँ, बच्चे को बोलता हूँ रट ले। फिर बच्चा बोलता है सर कैसे है? मैंने कहा ले मर, ऐसे आया। अरे हाँ ना बोल भाई साहब, पर इसका कोई खास मैथ नहीं है भाई साहब, इसका कोई खास मैथ नहीं है। बात समझ आई? पक्की बात एकदम। सोच रहे, अब ध्यान से देख, क्या ग्राफ बनने वाला है। सुनो देखो, उस ग्राफ को मैं तुम्हें बेटा बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही प्यारे तरीके से, है ना, एकदम बिल्कुल भी परेशान मत होना, जबरदस्त ढंग से। किसका? डेल्टा का और आई का हम लोग क्या बनाने वाले हैं? ग्राफ बनाने वाले हैं। मैंने बोला ठीक है, ध्यान से देख। अच्छा सोच बेटा, ध्यान से देख, मैं क्या करता हूं, अब मैं एंगल आई की वैल्यूज को धीरे धीरे चेंज करता हूं। बात सुनना, एंगल आई की वैल्यू को धीरे धीरे चेंज करूंगा और एक कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू निकालता जाऊंगा। बात समझ आइए ना। देख सोच, अगर मैं क्या बोला, मैं बोला कि इफ एंगल आई इज इक्वल टू 0, तो अगर एंगल आई 0 होता तो रे बिल्कुल सीधा निकल जाती, एंगल आर भी 0 होता, है ना। एंगल आर भी क्या होता? 0 होता। और अगर एंगल आर भी 0 होता तो डेल्टा भी कितना होता? 0 होता। बहुत बढ़िया भाई साहब, इसका मतलब कि ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, पक्का। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। मतलब कि ग्राफ कहां से शुरू होगा? ग्राफ शुरू होगा भाई साहब ओरिजिन से, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 है तो एंगल ऑफ डेविएशन की भी वैल्यू 0 है। इसका मतलब कि भाई साहब ग्राफ जो है ना वो पक्का ओरिजिन से ही शुरू होगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सोच, अब मैंने आई की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया और बढ़ा के मैंने उसे क्रिटिकल एंगल बना दिया। क्या बना दिया? क्रिटिकल एंगल बना दिया। देख सोच मैं क्या बोला, मैं बोला कि इफ आई इज इक्वल टू आई सी, इफ आई इज इक्वल टू आई सी, देन
बोलो बोलो आर कितना होता है? आर होता है भाई साहब 90 डिग्री। आर कितना होता है? 90 डिग्री। और आर अगर 90 डिग्री हो जाए, बेसिकली पाई बाय 2 हो जाए, उस समय देखो डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा, देख आर की जगह पे तो पाई बाय 2 और माइनस, और आई की जगह पे आई सी, आई की जगह पे आई सी। बच्चा बोला ठीक सर, मजा आया सर, है ना? ध्यान से देख, तो जब आई की जो वैल्यू है वो बढ़ के आई सी हो जाएगी, वो बढ़ के आई सी हो जाएगी, उस समय जो डेल्टा है ना, उस समय जो डेल्टा है ना, वो हो जाएगा पाई बाय 2 और माइनस आई सी। कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 और माइनस आई सी। और हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, है ना? हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं बेटा। यहां से लेकर और यहां तक का जो ग्राफ का जो वेरिएशन है ना, देख ऐसा होने वाला है। कैसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है। सर आपको कैसे पता चला? भाई साहब पूरा एक्सपेरिमेंटल है, याद करना पड़ेगा, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। अरे वो सन्नाटो, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है भाई साहब, याद करना पड़ेगा, पूरा एक्सपेरिमेंटल है। फिर सर फिर क्या हुआ? देख ध्यान से देख, तो अगर भाई क्रिटिकल एंगल तक अगर आप पहुंच गए हो, उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तू सोच के देख, ध्यान से देख, अगर तू एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से हल्का सा ज्यादा कर दे, कितना कर दे? मैं कहता हूं अगर क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है ना, तो तू एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को कर दे 42.0000000001। हाँ ना बोल? क्रिटिकल एंगल और इस एंगल में कोई खास फर्क नहीं है, पर भाई साहब जो रे पहले पैरेलल निकल रही थी ना, अब वो रे खुपाच अंदर आ जाएगी। बोल तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? देख ध्यान से देख, मैं क्या बोला? मैं बोला कि इफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है दैट इज ग्रेटर देन आईसी, दैट इज ग्रेटर देन आईसी। अब ध्यान से देखना होगा क्या? देखो सुनो, ध्यान से देखो, मैंने बोला मान लो ये इंटरफेस था, है ना, और लाइट रे आकर बेटा ऐसे स्ट्राइक करी। बात समझ आई? कितने एंगल पर? आई एंगल पर। होगा क्या कि वापस से सेम मीडियम में आ जाएगी, है ना? आई ही एंगल पर वापस भी आ जाएगी। तो ध्यान से देख, तो असलियत में रे को ऐसा जाना था, है ना, पर इतना घूम गई, कितना घूम गई? ध्यान से देख, तो पूरा एंगल तो 180 है, 180 में से 2i घटा दे तो कितना घूमी भाई साहब? डेल्टा, डेल्टा कितना आया? डेल्टा आया पाई माइनस 2i। एक और बात फिर से कि इस आई में और इस आई में कोई खास अंतर नहीं है भाई साहब। अगर आईसी अगर 42 डिग्री है तो ये आई 42.0000000001 इतना ही है बस। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब, बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले। तो ध्यान से देख, तो बड़ी खतरनाक बात यहां पर नोटिस करी गई कि आईसी तक तो ठीक है, चलो आ गया जो भी है, तूने जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया, उस समय देख डेल्टा अचानक से कितना हो गया? पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, मतलब डबल हो गया भाई साहब, पाई माइनस 2i। बड़ी खतरनाक चीज है, ध्यान से देख। पहले कितना था? देख पाई माइनस 2ic/2, ये आईसी और आई तो नियरली बराबर है कि नहीं यार? पहले कितना था? पाई माइनस 2ic/2, और अब हो गया देख पाई माइनस 2ic। ऐसा समझ लो भाई साहब, नियरली दुगना हो गया तो। और तुमने आई की वैल्यू को जरा सा बढ़ाया, और भाई साहब क्या हुआ कि आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है यहां से जंप मार के सीधा का सीधा भाई साहब यहां पहुंच गया, सीधा का सीधा यहां पहुंच गया। क्या मेरी बात समझ आई है? सोच ले। अब किसी भले आदमी ने और सोचा, क्या सोचा? बोला कि जैसे जैसे सर आप इस एंगल को बढ़ा रहे हो, रे ये रे घूम रही नीचे आ रही। मैंने बोला हाँ। बोला सर एक काम करो, इस रे को ना ऐसे डाल दो, ये नॉर्मल है और रे को ऐसे डालो। तो ऐसे डालोगे तो कोई रिफ्रेक्शन होने वाला नहीं है भाई साहब, रे खुपाच ऐसे निकल जाएगी। हाँ ना बोल? बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो तुमने रे को ऐसा डाला और रे ऐसे ही निकल गई, तो कितना डेविएट करी? अरे कुछ भी डेविएट नहीं करी, 0 डेविएट करी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ ना बोल दे। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 डिग्री होता, रे में डेविएशन 0 होता भाई साहब। कितना होता? 0। इसका मतलब कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बढ़ा के और आगे पाई/2 तक कर देते हैं, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है फिर से घटने लगता है। पहले कितना हो गया था? पाई माइनस 2i हो गया था, और फिर जब आपने और बढ़ाया तो भाई साहब रे कैसे जाने लगी? फिर बिना डेविएट करे जाने लगी, और भाई साहब ये ग्राफ का जो नेचर है वो ऐसा हो गया। और यहाँ पर देखो कितनी वैल्यू है आई की, कितनी वैल्यू है आई की? वैल्यू यहाँ पर पाई/2, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। दिस इज द ग्राफ, है ना। और ये जो मैंने गोला बनाया है ना, इस गोले का मतलब है कि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, है ना। नॉन मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा अच्छे समझते होंगे, मेडिकल वाले बच्चों बिल्कुल परेशान ना हो, इस ग्राफ से आपके लिए सवाल आते भी नहीं, ठीक है। पर सोचने वाली बात जो है ना, अब सुन देख, सोचने वाली बात बताता हूं तुझे, देख सुन।
अब तक कौन सी बात बता रहे थे फिर, है ना, सोचने वाली बातें हैं सारी यार, ध्यान सुन। देख अगर तेरा डेल्टा का वैल्यू, अगर तेरी डेल्टा की वैल्यू सोच अगर π/2 माइनस IC से कम है, मतलब यहां पर है, मतलब यहां से लेकर 0 से लेकर और यहां तक अगर तेरी डेल्टा की वैल्यू है ना, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डेल्टा के लिए देख यू विल गेट 2 वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? आई है ना। मैं क्या बोला, मैं बोला कि इफ एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है, बेसिकली जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन इज लेस देन π/2 माइनस IC, तो you will get two values of angle of incidence, बोला सर ठीक है, मजा आया, सही लगा एकदम। और अगर डेल्टा इस रेंज का हो तो कि π/2 माइनस IC से तो बड़ा हो और π-2I से छोटा हो, उस समय क्या होगा, यू विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको चाहो तो आप उल्टा करके भी समझ सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की एक ऐसी वैल्यू, भाई साहब ध्यान से देखना, अगर आपका डेल्टा अगर आप चाहते हो कि वो π/2 माइनस IC से बड़ा हो और π-2I से छोटा हो, तो ऐसा सिर्फ आप एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कर सकते हैं। पर अगर आप चाहें कि अगर आपका डेल्टा 0 से तो बड़ा हो पर π/2 माइनस IC से छोटा हो, तो ऐसा आप 2 वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कर सकते हैं। इतनी सी बात है बस। आई होप बात समझ आई है तुम्हें, है ना। दूसरा वाला केस देखो, ये था अगर आपका यहां पर हो रहा होता ना, तो देख एक ही वैल्यू मिली है, देख तुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। अरे हाँ ना बोल दो, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? नॉर्मल सी बात थी ना भाई साहब। ये ग्राफ अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, इसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी इस रिलेशन से मेरा कोई खास मतलब नहीं है। बच्चा बोलता है कि सर बताओ ग्राफ कैसे बनाया, मैंने कहा लेमर ऐसे बनाया, पर इसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब। कोई स्टैंडर्ड रिलेशन थोड़ी है ये। अगर कोई स्टैंडर्ड रिलेशन होता तो मतलब होता, पर यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। अब अपन बढ़ रहे हैं बस सवालों की तरफ। बिल्कुल लल्लू लल्लू सवाल कराऊंगा पहले, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है ना। चलो इसका मस्त से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। चलो आ जाओ, देखो सुनो, अब सवालों के साथ अपनी चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं भाई साहब, मजा आएगा एकदम जबरदस्त, है ना। सुन देख, इससे ज्यादा टाइम पास सवाल मैं नहीं पूछ सकता था। देख सुन क्या सवाल पूछा मैंने। बोला कि भैया यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, मैंने बोला यहाँ पर हवा है, ओके, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि लाइट रे भाई साहब ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइट रे ऐसे जा रही है। मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना, गलत मत करना, नीचे कमेंट कर दो जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, गलत मत कर भाई साहब, इससे टाइम पास सवाल नहीं पूछ सकता मैं। देखो चलो आ जाओ, सुनो मिलके करते हैं सन्नाटो, मिलके करने वाली कोई बात है नहीं इसके अंदर। वैसे क्रिटिकल एंगल कितना आया, ये आया sin इनवर्स भाई साहब, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। छोटा वाला कौन है, एयर है तो 1 ही है, और बड़ा वाला कौन है, √2 है। तो भाई साहब क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है ना। आ जाओ सुनो, देखो और बढ़िया बढ़िया सवाल कराता हूं। देख सुन भाई साहब, मजा आ जाएगा तुझे, आत्मा तेरी तृप्त हो जाएगी एकदम। देख सुन मैं क्या बोला, मैं बोला भाई साहब ये है मेरे पास एक कांच का टुकड़ा, ओए ओके, ये कांच का टुकड़ा है भाई साहब, ओए ऐसे कांच का टुकड़ा है। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, है ना, ऐसे अपने पास एक कांच का टुकड़ा, ये राइट एंगल है ऊपर, है ना, ऐसा। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। अब सोच ध्यान से देख, मैंने तुझे क्या बोला, मैंने कहा कांच का टुकड़ा है, और इस कांच के टुकड़े के लिए जो क्रिटिकल एंगल है मैं आपको दे रहा हूं, किसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है ना, मैंने बोला मान ले 43 डिग्री है। कितना है, 43 डिग्री। बच्चा बोला ठीक है सर बात समझ आई। अब देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा मान ले एक लाइट रे ना, एक लाइट रे ऐसे जाकर ऐसे, देख बिल्कुल ऐसे, दूसरे पेन से बनाते हैं। मैंने कहा देख बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करते, देख ऐसे, उई ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली, है ना, ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसके ऊपर स्ट्राइक करती। तो बिल्कुल अगर परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगी तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, अपने पास से भटकने वाली
नहीं है। बच्चा बोला हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना। सोच, मैंने बोला कि जाकर ऊपर वाले सरफेस से टकराई, और ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, मैंने बोला कि मान ले बेटा 43 डिग्री ही है। कितने हैं, कितना है, 43 डिग्री ही है। अब मैंने क्या बोला, सवाल क्या बोला, मैंने सवाल बोला कि ड्रॉ द कंप्लीट पाथ, ड्रॉ द कंप्लीट पाथ ऑफ द लाइट रे, ड्रॉ द कंप्लीट पाथ ऑफ द लाइट रे। चलो मैं तो कहता हूं बेटा एक बार ड्रॉ करके ना वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो, और उसके बाद खुद से ड्रॉ करो एक बार कॉपी में, है ना। और फिर जब मैं इसे सॉल्व करूं तो मिलाना कि तुमने देखो सही बनाया कि नहीं बनाया, है ना, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलो कर दो, वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दो और करो, खुद से ड्रॉ करो। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी ये मेरी। करा तुमने सन्नाटो, हाँ ना बोलो। अब ध्यान से देख, मैंने बोला कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 43 डिग्री, मैंने कहा ठीक है। अच्छा सोच, ये इस वाली रे के लिए जब ये रे जाकर इस इंटरफेस से टकराई, जब ये रे जाकर इस इंटरफेस से टकराई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 43 डिग्री। भाई साहब एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 डिग्री नहीं है भाई साहब, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देखिए रे जाके टकराई ना इससे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नॉर्मल के साथ बनता है, अरे सरफेस के साथ बनता नहीं है ना। बहुत बढ़िया। तो देख एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया भाई साहब, 90 माइनस 43 मतलब क्या, 47 डिग्री। अब तू सोच के देख, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 47 डिग्री है तो क्रिटिकल एंगल से तो ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कि बाहर तो निकलेगी नहीं और सीधे भी नहीं जाएगी। भाई साहब ये तो जितने एंगल पर गिरी है ना, ये भाई साहब उतने ही एंगल पर वापस आएगी। हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। क्या बोला मैं बोला कि बेटा अगर ये एंगल 47 है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अरे ये वाला एंगल भी कितना होगा, 47 डिग्री होगा। बच्चा बोला हाँ सर, सर जबरदस्त बात करी सर आपने, समझ आ गया। मैंने कहा ठीक है, हम तो जबरदस्त बात ही करते हैं, इसमें क्या है बे, है ना। यहाँ देखो देखो ये 47, ध्यान से देख लो, ये 47, ये 43, ये 90, तो ये कितना भाई साहब वैसे भी दिख रहा है, सामने साफ साफ दिख रहा है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है 47 डिग्री। तो इस वाले सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 47 डिग्री। अबे 47 डिग्री नहीं है भाई साहब, यहाँ पे नॉर्मल बनानी पड़ेगी, यही सब सिखाने के लिए तो करवाया सवाल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सन्नाटो, अरे मेरे प्यारे प्यारे सन्नाटो, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 47 डिग्री नहीं है, अरे कितना है भाई साहब, 43 डिग्री है, अरे कितना है, 43 डिग्री है। अब तू सोच, ध्यान से देख, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो याद कर वहां पर क्या होता था, ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस मतलब कि उस वाले सरफेस को चिपकते चिपकते खोपाच एकदम पैरेलल भाई साहब निकल जाएगी। ध्यान से देख, तो भाई साहब यहाँ के बाद जो लाइट रे है ना, उसका पाथ देख ये होने वाला है, ओए ओए ओए, ये होने वाला है भाई साहब। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है ना। लाइट रे भाई साहब बिल्कुल ऐसी, यहां से ऐसी आई थी, ओए बिल्कुल बिना मुड़े ऐसे, है ना, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, और फिर खुपाच खुपाच खुपाच, ये हो गया भाई साहब। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई। अब ऐसे टाइम पास सवाल भाई साहब बहुत करते रहो, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई साहब, सवालों की कमी थोड़ी है, लाइन से करता रहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं धीरे 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 सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूं। तो देख ध्यान से देख, ये भी एक किस्म का प्रिज्म ही है, अरे है कि नहीं। तो देख प्रिज्म में मैंने तुझे लाइट रे का पाथ भी ड्रॉ करना सिखा दिया, तुझे पता भी नहीं चला मैंने तुझे प्रिज्म पढ़ा दिया भाई साहब, प्रिज्म के सवाल भी करा दिए। बोलो हाँ सर बात तो समझ आई। ऐसे बहुत सारे सवाल करा दूंगा, नाम नहीं लूंगा कि प्रिज्म है, मैं बोलूंगा कांच का टुकड़ा है तो समझ जाइए प्रिज्म है, और उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद जब प्रिज्म की एक एक्सक्लूसिव वीडियो जब मैं बनाऊंगा ना, तुम बोलोगे भाई साहब वाह क्या पढ़ाया भाई साहब, एक से एक सवाल ले लूंगा, बिल्कुल पुराने पूछे हुए, और जितने प्रकार की जो सवाल उनकी वैरायटी, जो भी सवाल की वैरायटी बनती है वो सारी की सारी वैरायटी में कवर कर दूंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल एकदम, है ना। चलो मस्त सा, मैं तो कहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फिर अपन चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, चलो आ जाओ सुनो। अब एक और जानदार सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, तुम बोलोगे सर मजा आ गया सर एकदम, है ना। देख सुन सवाल क्या बोला गया, सवाल ऐसे बोला गया कि भैया ये एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक कांच का टुकड़ा है ना। अब वो बात अलग है कि इस कांच के टुकड़े को बाद में जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊंगा तब मैं इसे प्रिज्म बोलूंगा, पर यहां पर मैं इसे प्रिज्म बोलने वाला
नहीं हूं, पर तुम समझ जाना ये है प्रिज्म ही। अरे है क्या है? प्रिज्म ही। पर नाम सुन के परेशान मत हो ना यार, तो प्रिज्म का सवाल करा रहा है तो TIR में, हमसे कैसे होगा ये? अरे होगा तो सुन तो सही। देख मैंने क्या बोला कि ये कांच का टुकड़ा है, ओके, और ये जो ऊपर जो एंगल है ना, ये एंगल तुमको दिया गया है 75 डिग्री। कितना दिया गया है? 75 डिग्री। और बोला गया है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बोला गया वो √2 है। क्या बोला गया? √2 है। और बोला गया कि इसके ऊपर एक रे को इंसिडेंट किया गया। बेटा इंसिडेंट रे हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, तो देख अगर सरफेस ऐसा टेढ़ा है ना, तो देख नॉर्मल ऐसी बनी हुई है। सवाल में दिया हुआ था ये सब, है ना, कि अगर सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल तो ऐसी ही रहेगी, है कि नहीं? तो ये भैया हो गई अपनी नॉर्मल। और ये देखो ये आई अपनी इंसिडेंट रे कुछ एंगल आई बनाकर, कुछ एंगल आई बनाकर। सवाल क्या बोला गया? आप सवाल सुने। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल आई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल आई सच दैट when the ray comes out of the, मैं ग्लास पीस बोल दूं क्या? तुम समझ जाना मनी मन में सर प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोल देता हूं कि when the ray comes out of the ग्लास पीस, ओके, तुम समझ जाना कि मैं प्रिज्म की बात कर रहा हूं। मनी मन में समझ जाना, यहां लिख लेना उसको। सर यहां लिख ले मतलब प्रिज्म, मतलब यही बचा यहां पर प्रिज्म लिख लें सर, कुछ और ना लिखें सर यहां पर। अरे आना बोलो, प्रिज्म ही लिख लो, अभी तो वही बहुत है ना। देखो क्या बोला मैं कि when the ray comes out of the glass piece, okay, when the ray comes out of the glass piece, then it grazes on the surface, इस सरफेस का कोई नाम दे देता हूं मैं, बोल देता हूं चलो PQ, ओके, इस सरफेस का मैंने कोई नाम दे दिया PQ, कि जब ये लाइट रे खुपाच के यहां आए ना तो उस पे ग्रेस करते हुए जाए। कैसे जाए? ऐसे ग्रेस करते हुए जाए भाई साहब, ग्रेस करते हुए जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑन द सरफेस, ओके, ऑन द सरफेस PQ। क्या बात है, मेरा डांस करने का क्यों मन कर रहा है ना? चलो मैं तो कहता हूं भाई साहब वीडियो को स्टॉप करो, बिल्कुल नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, मैं तो कहता हूं कर दे। चलो, अरे नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग, ऐसा मानना ये एयर में है ना, ऐसा मान लेना कि एक ऐसा है एयर में, कहीं बोलो बाद में डेटा तो पूरा ही नहीं दिया है ना, मैं बोलता चल मान ले एयर में, बोला ठीक है, तो बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, हुआ तुमसे, जय हिंद जय हिंद। आओ सुनो ध्यान से देखो, मजा आएगा तुम्हें, देखो बहुत मजा आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात, आनंद आ जाएगा मतलब एकदम। तो ध्यान से देख, तो अगर मान लो कि रे भाई साहब कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है ना। देख रे को जाना तो था सीधा, पर भाई साहब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ना, तो मैंने कहा देख मुड़ी, और उसके बाद तो खुद बोला इसने, क्या बोला कि इट ग्रेजेस ऑन द सरफेस, अच्छा सरफेस पर यहां पर भी ध्यान से देख, तो नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो सरफेस पर नॉर्मल ऐसी बनेगी, है ना, सरफेस पर नॉर्मल ऐसी बनेगी। और क्या बोला कि जो सरफेस है, जो रे है, इमर्जेंट रे जो है वैसे ग्रेस कर रही है। मैंने कहा खुपाच भाई साहब ऐसे, मैंने कहा ठीक है यार मजा आया, देख ध्यान से देख। तो अगर ये ग्रेस कर रही है, इसका मतलब कि ये जो एंगल है, देख मैं नॉर्मल को और अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करता हूं, है ना। नॉर्मल कैसी बैठेगी, कुछ तो ऐसी बैठेगी, है ना, और अच्छा बनाते हैं। कैसे कैसे कैसे? मैंने कहा देख ऐसे, खूपच 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 खूपच, मजा आया, है ना। अब सो ध्यान से देख, तो अगर ये ग्रेस कर रही है, इसका मतलब कि ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 डिग्री, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देख, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा। अभी तो बताया था, क्या बताया था कि अगर रे क्रिटिकल एंगल पर अगर आकर अगर इंटरफेस पर पड़ती है तो वो सरफेस को ग्रेस करते हुए चले जाती है। अच्छा, इसका मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल रहा होगा, है ना बेटा, देख ध्यान से देख, तो ये नॉर्मल है, ये क्या है? ये है नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है ना, ये किसके बराबर है भाई साहब? ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है। किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है। और क्रिटिकल एंगल तो अभी बताया, क्या बताया तुम्हें सन्नाटो, यहां लिख देता हूं, लो क्रिटिकल एंगल क्या था? क्रिटिकल एंगल था साइन इनवर्स छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें कोनो परेशानी, कोनो तपस्या वाला, कोनो फालतू टेंशन वाला बात नहीं, है ना। तो देख क्रिटिकल एंगल कितना आया? ये आया साइन इनवर्स, और छोटा बटे बड़ा ना, छोटा तो मतलब हवा ही है ना। चलो भाई, चली हवा चली शहर के आर पार,
तुम जानो मैं जानू। आओ सुनो, देखो ध्यान से देखो, आ जाओ। तो कितना आया, ये आया 45 डिग्री है ना। क्रिटिकल एंगल कितना आ गया बेटा, 45 डिग्री आ गया। तो ध्यान से देख, तो नॉर्मल तो मतलब सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है ना, तो ध्यान से देख, उसमें से अगर ये 45 आ गया तो बाकी का बचा हुआ भी कितना है, 45 है यार, हाँ ना बोल। देख ये पूरा का पूरा एंगल तो बेटा 90 डिग्री ही तो है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है। उसमें से अगर क्रिटिकल एंगल अगर 45 है तो ऊपर जो बचा हुआ एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। अब तू ध्यान से देख, तुझे ट्राइंगल नजर आ रही होगी, देख सुन, ये आ रही है कि नहीं आ रही है, ये 45 है, ये 75 है, ये 45 है, तो टोटल हो गया 110। तो भाई साहब ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा 60 डिग्री। कितना बचा, 60 डिग्री। भाई साहब बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले। अब तू ध्यान से देख, अगर ये एंगल अगर 60 डिग्री बचा है तो ये जो नीचे वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ध्यान से देख, इसकी नॉर्मल ये है ना, इसकी नॉर्मल ये है। भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है, क्योंकि बेटा मैंने प्रिज्म पढ़ाया नहीं है, प्रिज्म को पढ़ा दूंगा तो लल्लू सवाल लगेगा ये, है ना। पर अभी टीआईआर का और क्रिटिकल एंगल का जबरदस्त सवाल है ये। अब लेने तो इलस्ट्रेशन है भाई साहब, ज्यादा कुछ भी नहीं, ध्यान से देख ले भाई, समझ आएगा। देख सुन, मैंने क्या बोला, ग्रेस कर रही है तो क्रिटिकल एंगल को 45 डिग्री होना पड़ेगा। ये 45 तो ये 45, ये 75, ये 45 तो ये 60, ये 60 तो ये 30, अरे ये 60 तो ये 30। अच्छा देख ध्यान से देख, अब यहाँ पर क्या लगा लो, इंटरफेस पर स्नेल्सन लगा लो, तुम्हारा काम हो गया। ध्यान से देखो, तो n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। n1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है, और n2 वो मीडियम है जहां रे जा रही है। लाइट रे कहां जा रही है, हवा से, और प्रिज्म के अंदर जा रही है। तो 1 into sin i इज इक्वल टू n2 भाई साहब √2, है ना। ध्यान से देख लो, और साइन आर ये रहा 30, और डिग्री, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं भाई साहब, नॉर्मल बात एकदम, फालतू टाइम पास बात एकदम, है ना। आ जाओ सुनो, ध्यान से देखो मेरे प्यारे सन्नाटो, साइन 30 कितना होता है, अरे 1/2 होता है, तो √2 इंटू 1/2, तो भाई साहब साइन आई इज इक्वल टू कितना आया, 1/√2। तो भाई साहब क्रिटिकल एंगल, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया भाई साहब, कितना आ गया, अरे 45 डिग्री आ गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसका मतलब कि अगर कोई कांच का टुकड़ा अगर ऐसा हो, उसके अगर आप ऊपर 45 डिग्री पर रे डालेंगे तो वो ग्रेस करती हुई बाहर आएगी। भाई साहब लाइट रे का जो पाथ है ना, पाथ देखिए, पाथ ये ऐसा है, यहां से ऐसा, और फिर यहां से, ओए मजा आ भी गयो, रे गई भाई साहब खुपाच, ये जा रही है भाई साहब, रे ये जा रही भाई साहब, है ना। कैसे, खुपाच खुपाच खुपाच, दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट रे। इसमें कोई परेशानी वाली बात अरे नहीं है भाई साहब, नॉर्मल बात एकदम, बिल्कुल बढ़िया जानदार बात एकदम, है ना। चलो मैं तो कहता हूँ मस्त इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तुमसे एक और अच्छा सवाल कराता हूँ, बिल्कुल छोटा सा सवाल कराता हूँ, फिर और नई वैरायटी के सवाल तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। करो, लो आ जाओ, देखो सुनो, एक और बढ़िया सा सवाल करते हैं जिसमें कैलकुलेशन तो ना के बराबर है पर कंसेप्ट बहुत बढ़िया है भाई साहब, है ना। देखो सुनो, क्या सवाल बोला गया, इस तरह से तुम्हें सवाल बोला गया कि मान लो एक और ये कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये क्या है, ऐसे कांच का टुकड़ा है, ओके। मैंने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई, कांच का टुकड़ा है भाई, हम क्या करें, अब है तो है ना। क्या बोला गया, बोला गया कि अगर ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। बोल दिया गया कि ये जो एंगल है ना, ये फाई है, ठीक है, ये क्या है, कोई फाई है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तुम्हें बोला गया √2 है। कितना बोला, √2 है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, है ना। क्या बोला, मान लो एयर वेयर में ऐसे रखा हुआ है, और है ना, लाइट आकर ऐसे स्ट्राइक करती है, ऐसे स्ट्राइक करती है, ऐसे आकर स्ट्राइक करती है, बात समझ आ गई। और ऐसे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा भाई साहब, आगे निकल जाएगी, बिल्कुल, है ना। बहुत सब बातें तो तुम देखोगे, मैं क्या बताऊं, है ना। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला कि फाइंड आउट, मैंने क्या बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फाई so that the incident ray, so that the incident ray, या और अच्छा करते हैं, फाइंड आउट द रेंज ऑफ फाई, है ना, इस तरह से बोल देते हैं कि फाइंड आउट द रेंज ऑफ फाई, देखना और बढ़िया लगेगा, है ना। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फाई, है ना, so that the incident ray will always show TIR, ठीक है, मतलब कि रे अंदर ही घुस जाएगी भाई साहब, बाहर निकलने वाली नहीं है। एक बार रे जैसे इसके अंदर घुसेगी
तो बाहर निकलने वाली नहीं है। ठीक है, चलो मैं तो कहता हूं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर और खुद से करने का ट्राई कर, देख तू कर पाता है कि नहीं कर पाता। फालतू टाइम पास सवाल है, इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। कर दो जल्दी से। हो गया, आई होप तुमसे हुआ होगा। देख सुन जरा ध्यान से देख, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख लाइट रेस के ऊपर इस तरह से हिट करिए ना, तो देखिए एंगल तो 90 डिग्री है कि नहीं भाई साहब। सरफेस के परपेंडिकुलरली अगर हिट करिए तो बिल्कुल ऐसे सीधी निकल जाएगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? बोला हाँ, बात समझ आ गई। और अभी तो वैसे भी रेयर से डेंसर में आई है, तो टीआईआर का मतलब ही नहीं। टीआईआर का मतलब इस सरफेस पर है ना। टीआईआर का मतलब इस सरफेस पर है। जब लाइट जा रही है डेंसर से रेयरर, लाइट कहां जा रही है बेटा? डेंसर से रेयरर जा रही है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है यार, बिल्कुल सही है। बोला लाइट रे जाकर ऐसे गिरी सरफेस के ऊपर। अब तू सोच ध्यान से देख, तो अगर ये एंगल फाई है तो ये भी एंगल कितना है? फाई है। बोला सर बात तो समझ आ गई, पर इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो क्या है? देख इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है ना, देख नॉर्मल ये है ना। इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल है वो क्या है? वो ये है। तो ध्यान से देख, तो ये जो एंगल बन रहा होगा पूरा, ये तो 90 डिग्री का एंगल रहा होगा। उसमें से अगर ये फाई घटा दूं तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा 90 डिग्री माइनस फाई। कितना बचा? 90 डिग्री माइनस फाई। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, है ना। 90 माइनस फाई का ये जो एंगल है ना, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे। और मुझे पता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तब तो भाई साहब टीआईआर होगा, और नहीं तो टीआईआर होने वाला नहीं है। अब ध्यान से देख, तो क्या बोला मैं बोला कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ग्रेटर देन अगर क्रिटिकल एंगल है। अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? ये है 90 डिग्री और माइनस फाइव, इसको ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा। तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं ना पहले। आ जाओ सुनो, तो जो क्रिटिकल एंगल होने वाला है, कुछ भी थीटा सी बोल देता हूं, क्या होने वाला है? साइन इनवर्स छोटा बटे बड़ा, मतलब कि 1/√2, मतलब कि 45 डिग्री। हाँ ना बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है? ध्यान से देख, तो 90 माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो भाई साहब फाइव जो है ना उसको लेस देन 45 डिग्री होना पड़ेगा, मतलब कि 0 से और लेस देन 45 डिग्री के एंगल तक। भाई साहब अगर लाइट रे गिरेगी तो उसका हमेशा टीआईआर होगा। ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं, ऐसी कोई शर्त ही नहीं कि वो लाइट भाई साहब बाहर निकल जाए, वो बाहर निकलने वाली नहीं है। पर कब ऐसा होगा? जब आपका जो फाई है वो लेस देन 45 डिग्री रहे। नॉर्मल बात है ना। देख कुछ कैलकुलेशन तो थी ही नहीं, बस लॉजिक था कि भाई साहब टीआईआर कब होता है? जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए। मतलब यहाँ की कहानी अपने को करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ की कोई कहानी नहीं, यहाँ की कहानी करनी पड़ेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला, बोला कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना पड़ेगा, बस अपना सवाल सॉल्व हो गया। अरे हाँ ना बोलो, बात समझ आई है कि नहीं आई है? ये निकल गए प्राण एकदम, भाई साहब उड़ गए तोते। आया है ना, पक्की बात एकदम। सोच ले भाई साहब, बिल्कुल नॉर्मल चीज है, कोई फालतू इसमें वो नहीं है, एकदम बहुत आसान है यार। करोगे तो हो ही जाएगा, और नहीं करोगे तो क्या होगा? बाबा जी का ठुल्लू। बात समझ आई है ना। अच्छा देख सोच, अब मैं तेरे साथ ना थोड़ी सी ऑप्टिकल फाइबर की बात करता हूँ, छोटी सी चर्चा करूंगा। मैं कोई डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं बता रहा, मैं तुझे सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर का मैं तो समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक जानदार सवाल कराऊंगा मैं तो सीधा ऑप्टिकल फाइबर का भाई साहब। इसीलिए सारी की सारी कहानी सुना रहा हूँ तुझे, ताकि वो सवाल करते तुझे फील आए कि हाँ यार देख मैं क्यों कर रहा हूँ, ये फालतू का गणित फालतू की मैथमेटिक्स में क्यों कर रहा हूँ। तो इस बात का पूरा अंदाजा होना चाहिए। बोल बात समझ आ गई? सोच ले, अब ध्यान से देख बेटा, जानते हो क्या होता है? एक ऐसा यंत्र ही कह लो उसको, इंस्ट्रूमेंट ही है बेसिकली, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना। उसका नाम होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। और जैसा कि फाइबर नाम से तुमको क्लियर लग रहा होगा भाई साहब, ये बाल के जैसे होते हैं, बिल्कुल जैसे बाल पतले होते हैं ना, ऐसे पतले होते हैं। अब तुम सोचो जैसे मुझे यूट्यूब वीडियो वगैरह डालनी पड़ती है, मेरे घर में जो इंटरनेट कनेक्शन लग रहा है ना, वो फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है ना। तुम लोगों ने देखा होगा ना आजकल जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, ये वो फलाना ढिमका, वैसे वो फाइबर यही वाला फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सर ये क्या होता है बेटा? जैसे ध्यान से देखो, तो पहले के टाइम पे जब हम लोग ब्रॉडबैंड लगवा रहे होते थे ना, तो हमारे घर में एक तार आती थी, है ना। वो तार होती थी कोएक्सियल केबल। सर कोएक्सियल केबल बेटा जो डिस्क की तार होती है नॉर्मल, अरे जो नॉर्मल डिस्क की तार होती है वो कैसी होती है? ऐसी तो होती है। जो नॉर्मल डिस्क की तार होती है ना वो ऐसी होती है। उसमें अंदर तो बेटा क्या होता है कि तांबे की तार होती है ना। अंदर तो क्या होता है? तांबे की तार होती है, और बहुत सारी जो देखो सिल्वरी लाइन जो है ना, तुम देखोगे ऐसे लिपट रही होती है उसके ऊपर, है ना। ऐसे लिपट रही होती है कि नहीं लिपट रही होती है? ऐसे होती है भाई साहब, है ना। ये होती है डिस्क की तार। ऐसे क्या होती है? डिस्क की तार होती है ना। तो डिस्क की तार में बेसिकली क्या होता है ना बेटा, ब्रॉडबैंड में क्या होता है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि सिग्नल सारे करंट के फॉर्म में ट्रेवल करते थे। अच्छा तुम सोच के देखो, अगर मान लो तुम एक अंधेरे कमरे में घुसो और तुमने जैसे ही बल्ब जलाया, कभी तुमने नोटिस किया है कि वो बल्ब के जलने में एक हल्का सा लैग होता है, चाहे वो बहुत कम ही हो, 1 सेकंड से भी कम का हो। क्या नोटिस किया है कभी? मैंने तो किया है भाई साहब, है ना, कि जैसे मैं बटन को दबाता हूँ बल्ब जलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। फिर मैंने सोचा यार दीपक यार ये क्यों हुआ ऐसा? फिर मेरे दिमाग में बात आई
कि यार जब तक करंट वहां पर जाएगा नहीं, फिलामेंट गर्म होगा नहीं, और फिलामेंट गर्म नहीं होगा तो लट्टू जलने वाला नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि जैसे ही तूने बटन को दबाया भाई साहब, करंट ने पहुंचने में टाइम लिया। मतलब करंट चलता तो बहुत तेज है, पर फिर भी इसके चलने की एक लिमिट तो है ना यार, एक औकात तो है ना उसकी। बोला हाँ यार ये तो यार सही है यार। तो अगर मेरे सिग्नल भी अगर इस कोएक्सियल केबल के अंदर अगर करंट के रूप में ट्रेवल कर रहे हो, हाँ मैं मानता हूँ बहुत तेज जा रहे हैं, हाँ मैं मानता हूं कि बहुत तेज जा रहे हैं, पर फिर भी एक लिमिट तो है। मतलब तेज तो जा रहे हैं पर बहुत ज्यादा तेज नहीं जा रहे। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा जो इंटरनेट का जो सिग्नल है ना, इंटरनेट में बेसिकली क्या होता है, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, है ना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इज कॉल्ड इंटरनेट। यार हाना तो बोल, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तुम सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हो, सर्वर को कुछ इंफॉर्मेशन देते हो, रिक्वेस्ट देते हो, वो ऑर्डर पूरा करता है, रिक्वेस्ट देते हो, वो ऑर्डर पूरा करता है। भाई साहब ऐसा होता है ना। अब तू सोच के देख, अब तू सोच के देख, अगर एक नॉर्मल वायर से अगर भाई साहब जुड़ा हो तो उसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन कैसे बहेगा, करंट के रूप में बहेगा। तो तेज तो बहेगा पर बहुत ज्यादा तेज नहीं बहेगा। तो ऐसा सोचा गया कि यार एक काम करो, ऐसा किसी सिग्नल की खोज में निकल जाओ, ऐसा कोई सिग्नल पता लगाओ जो भाई साहब सबसे तेज चलता हो, मतलब खतरनाक तेज चलता हो। सबने सोचा कि यार इस पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने वाली तो एक ही चीज है, और वो चीज क्या है? लाइट है। अरे वो चीज क्या है? लाइट है। बोला हाँ लाइट है। अच्छा, तो मतलब सर लाइट को अपन ऐसे मतलब सिग्नल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे हाँ करते ही है। देखो जब अपना ट्रेन रुकनी होती है, आगे से लाल हो जाता है, आगे से हरा हो जाता है, ट्रेन रुक जाती है, चल पड़ती है, ये होता है वो होता है। सर ये कहां ले गए सर आप हमें? यहाँ ऑप्टिकल फाइबर क्या ट्रेन में लगा? ध्यान सुन बेटा, क्या होता है ना कि अपन ऑप्टिकल फाइबर जैसे होता है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक तार ही होती है। सर ऐसी तार होती है बेटा? ऐसी तार नहीं होती। ये क्या होती है ना, एक कांच की नलकी होती है। यह क्या होती है? एक ऐसे मान लो कि कांच की ऐसे नलकी है ना, ये नलकी है, मान लो ऐसे कांच की नलकी है, और ये बहुत मोटा बना रहा हूं मैं तुमको दिखाने के लिए, असलियत में ये इतना मोटा होता नहीं भाई साहब। बिल्कुल कैसे होते हैं? बाल के बराबर होते हैं ये, है ना। मेरी बात समझ आ रही है? इसके अंदर का जो बेटा मीडियम होता है ना, ये भाई साहब बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल होता है। और इसके बाहर की जो क्लैडिंग है ना, क्लैडिंग मतलब क्या? देखो जैसे इसके बाहर वो जो काले रंग का नहीं चल रहा होता जैकेट होती है, वो जैकेट, उसी क्लैडिंग जैकेट की बात कर रहा हूं, है ना। एक ध्यान सुन, तो अंदर तो कैसा होता है? बहुत ज्यादा डेंसर। अंदर कैसा होता है? बहुत ज्यादा डेंसर। और बाहर की तरफ में कैसा होता है? रेयरर, है ना। कैसे 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 मैं समझाता हूं, देख कैसे कि भाई साहब अंदर की तरफ में तो डेंसर, अंदर की तरफ में तो डेंसर। मैं डेंसर बनाने का प्रयास करता हूं, देखो सुनो ऐसे, मैं डेंसर बनाने का प्रयास करता हूं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, कोई बात नहीं। देख अंदर की तरफ तो है डेंसर, है ना, अंदर की तरफ तो है डेंसर। भाई सबको पाचको 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 पाच। देखो भाई साहब मास्टर बावड़ा हो जाएगा पर तुम्हें समझाएगा जरूर, है ना। चाहे कितना ही हाथ में दर्द होने लग जाए, भाई साहब मास्टर बिल्कुल एकदम कर्मठ मास्टर, बिल्कुल एकदम मेहनती मास्टर समझा के जाएगा भाई साहब एकदम अच्छे ढंग से। तो अंदर की तरफ तो देख डेंसर है ना, और ये बाहर की तरफ जो है ना, ये बाहर की तरफ ये रेयरर है ना। बाहर की तरफ क्या है? रेयरर है ना, ये रेयरर वाला एरिया है, ठीक है, ये रेयरर वाला। बोला ठीक है। और ये देख बाहर की तरफ ये रेयरर, ठीक है, अंदर डेंसर और ये बाहर कैसा? रेयरर। ये ऑप्टिकल फाइबर बनाया मैंने तुम्हारे सामने। क्या बनाया है? ऑप्टिकल फाइबर बनाया है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बोलेंगे सारे पता नहीं क्या ट्यूब बना बना के समझा रहा है हमको, है ना। देख सुन क्या है ये बेटा, ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर। ऐसा इलस्ट्रेशन बनाया मैंने तुम्हारे सामने। सुनो, ये जो अंदर होती है ना बेटा, अंदर कोर में, इसको कहते हैं कोर, ठीक है, कोर। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई म्यू लिख देता हूं, समझ जाना, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ ये जो होता है ना, इसे कहते हैं क्लैडिंग, ठीक है, क्लैडिंग। क्लैडिंग में बेसिकली ग्लास की होती है, ग्लास प्लास्टिक का कंपोजिट होता है ना। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लो होता है, ठीक है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने कहा ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो सिग्नल एक नॉर्मल कोएक्सियल वायर में, है ना, ये कैसी वायर थी बेटा? कोएक्सियल वायर थी। अभी बना के भी दिखाया था तुम्हें, ज्यादा अच्छा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दे, है ना। जो एक नॉर्मल कोएक्सियल वायर थी, उसमें जो सिग्नल होता है वो एक नॉर्मल उसमें वायर के रूप में ऐसे चल रहा होता है, बिल्कुल करंट के रूप में चल रहा होता है। और बेटा ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल होता है वो लाइट के रूप में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है? लाइट के रूप में। तू सोच के देख भाई साहब कितना तेज चलेगा। सर लाइट तो सर बाहर निकल जाती है। बेटा बाहर नहीं निकलेगी, इसीलिए तो TIR पढ़ाया। तू सोच के देख, तू सोच के देख, अगर एक बार मैं लाइट इसके अंदर डाल दूं, अगर एक बार मैं लाइट इसके अंदर ऐसे डाल दूं, तो सोच के देख, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो क्या TIR के चांस है क्या? हाँ है। और इस ऑप्टिकल फाइबर को ऐसे बनाया जाता है कि भाई साहब 100% लाइट का क्या हो जाए? TIR हो जाए। लॉसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। तो जैसे ही लाइट जो जाकर इस इंटरफेस से टकराती है, भाई साहब बाहर निकलने की बजाय अंदर आ जाती है और भाई साहब ऐसे ट्रेवल करने लगती है ना, ऐसे क्या
ट्रेवल करने लगती है। बोला हाँ सर बात समझ आई। अब तू सोच के देख, जो सिग्नल पहले करंट के रूप में दौड़ रहा था वो अब लाइट के रूप में दौड़ रहा है, तो क्या पहले से तेज आएगा कि नहीं आएगा? भाई साहब मैं इंटरनेट से बहुत ज्यादा परेशान था, मैं यूट्यूब पर वीडियो भी भाई साहब नहीं डाल पा रहा था रेगुलरली, मैं यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा। क्यों? इंटरनेट ही नहीं चलता था मेरा ब्रॉडबैंड भाई साहब कोएक्सियल वाला था। फिर मेरे को पता चला भाई साहब फाइबर वाला लगवाते हैं, महंगा लगेगा। भाई साहब ये फाइबर बहुत महंगा आता है, बहुत ज्यादा महंगा आता है। मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ 4 महीने की सैलरी, झूठी मम्मी कसम नहीं खाऊंगा मैं, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, है ना। चलो छोड़ो सर, हम भी क्या, हम तो मतलब झूठी मम्मी कसम खा रहे थे यार, ऐसा नहीं है ना। ध्यान से देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। कई बार में कमेंट में मास्टर तू बता रहा हूं मैं तेरे को, ध्यान सुनो एक बार, देखो ध्यान सुनो। क्या होता है बेसिकली कि लाइट इसके अंदर कैसे ट्रैवल करती है, ऐसे ऊपर ट्रैवल करती है, और अगर एक एंड से अगर आपने डाल दिया तो दूसरे एंड से ही भाई साहब बाहर निकलेगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। बोल बात समझ आई कि नहीं आई? और पहले चल रहा था नॉर्मल करंट, अब चल रही है लाइट, तो बोल तेज चलेगा कि नहीं चलेगा? भाई साहब 100 Mbps, 1 GB पर सेकंड भी आती है अब तो भाई साहब, 1.5 GB पर सेकंड भी आती है। मेरी नहीं आती, आती है पर लोगों की, इस ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। बोल तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर के, है ना। जैसे दुनिया की सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी थी किसी टाइम पहले, है ना, अब तो खैर दूसरी हो गई है ना मेरे हिसाब से, पर क्या होती है जिसका नाम था बुगाटी वेरॉन, है ना, तो वो भाई साहब बहुत तेज चलती है, बहुत तेज चलती है। अब तो सोच के वो जितनी जल्दी रफ्तार पकड़ रही है, क्या उसका रुकना भी उतनी जल्दी जरूरी है क्या? हाँ, नहीं तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। मान लो तुम भाई साहब 200 की स्पीड में एकदम रोड पे भाई साहब सामने बुढ़ा आया, ठोक दोगे, बुढ़े मर आ जाए, ऐसा होने वाला नहीं भाई साहब, ऐसा मत करना, मर जाओगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हर एक गाड़ी का जो बेटा कंप्यूटर सर्किट होता है, अंदर एक कंप्यूटर सिस्टम होता है पूरा का पूरा, है ना, सर्किटरी होती है, इंटरनल सर्किटरी होती है उसकी। तो नॉर्मल गाड़ियों में वो सारी की सारी वायरिंग जो है नॉर्मल तारों से की जाती है, पर बुगाटी वेरॉन में जो सारी की सारी वायरिंग है ना वो ऑप्टिकल फाइबर से की गई थी, ताकि कंप्यूटर से और जो हार्डवेयर है, जो मशीनरी है, उसके बीच में एक्सचेंज जो है ना इंफॉर्मेशन का, वो बहुत तेज हो सके। वो कैसा हो सके? बहुत तेज हो सके, और बहुत जल्दी से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से और हार्डवेयर तक, मशीनरी तक पहुंचाई जा सके, ताकि जो गाड़ी बहुत तेज चल रही है उसे बहुत जल्दी रुकना भी तो है, नहीं तो सामने वो बूढ़ा खुपाच मतलब ऐसे। अरे हाँ तो बोल बात समझ आई कि नहीं आई है? तो भाई साहब ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हालांकि इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर सवाल तुम्हें जरूर कराऊंगा, एक खतरनाक सवाल कराऊंगा, तुम बोलोगे सर मजा आ गया सर एकदम, है ना। एक बार जो रे डाली भाई साहब दूसरे एंड से बाहर निकलनी चाहिए, बीच में कहीं भी निकलनी नहीं चाहिए, नहीं तो लॉस हो जाएगा, फिर कहेगा ऑप्टिकल फाइबर। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? नॉर्मल सी बात है, समझ आ गई अपने को? हाँ ना बोल दे, पक्की बात एकदम। चलो मैं तो कहता हूँ इसका मस्त एकदम अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद फिर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सवाल कराता हूं मैं तुम्हें, आ जाओ देखो सुनो। अब एक बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूँ ऑप्टिकल फाइबर का ही, है ना। मैं चाहता तो ऑप्टिकल फाइबर तुझे ना भी बताता, फिर भी ये सवाल तुझे कराता ना, तू कर देता, पर तुझे फील ज्यादा आएगी कि हाँ यार देख ऐसे होता है यार, है ना। देख सुन, मैंने क्या सवाल बोला? मैंने सवाल बोला कि मान ले बेटा ये कोई ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, मैं तुझे उसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या दिखा रहा हूं तुझे? क्रॉस सेक्शन। बेसिकली ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, आगे ऐसे जा सकता है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अच्छा ये उसकी एक्सिस है, ये क्या है? उसकी एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है। भाई गोला था ना, याद है, सिलेंडर था, तो सिलेंडर की कुछ एक्सिस तो होती है ना, तो वो एक्सिस है बस ये। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। और मान लो ऐसे हवा में रखा हुआ है, ठीक है, एयर है यहाँ पर बाहर ऐसे, और अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बोला म्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है, म्यू आपको फाइंड करना है। कैसे, क्या कंडीशन है? बोला गया कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द फाइबर, so that the incident ray, so that the every incident ray, क्या बोला मैं? so that every incident ray irrespective of angle of incidence, ठीक है, irrespective of angle of incidence goes under TIR, ठीक है। ये इस तरह से बोल देते हैं कि comes out at the other end only, ठीक है, comes out of the fiber at the other end only, अब ये तो क्लियर ही है कि अगर दूसरे एंड पर बाहर निकलना है, इसका मतलब क्या रे का TIR तो होना ही पड़ेगा। अरे हाँ ना बोल, TIR नहीं हो तो इधर उधर निकल जाएंगी, दूसरे एंड पर निकलने वाली नहीं, है ना। देख मैं कराता हूँ इस सवाल को, देख तू बोलेगा सर क्या जबरदस्त सवाल है सर, है ना, और कैलकुलेशन ना के बराबर है, पर कंसेप्ट जबरदस्त है। तू सोच के देख, मैंने बोला मान ले इसके ऊपर ना अपन इंसिडेंट रे डालते हैं कुछ, ठीक है।
मैंने कहा देख एक रे में ये डालता हूं, देख मैंने बिल्कुल सीधी रे डाली, तो क्या ये पक्का पक्का बिल्कुल दूसरे एंड पर ही बाहर निकलेगी क्या? तो मतलब कि इसका TIR करवाना, इसको दूसरे एंड पर निकालना तो सबसे आसान है ना? बोल दे भाई साहब, इसको दूसरे एंड पर निकालना सबसे आसान है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? भाई साहब सीधी जाएगी खुपास अलोंग द एक्सिस, तो इसको दूसरे एंड पर निकालना सबसे आसान है ना? फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा चल एक रे ये ले ले, हाँ इसको थोड़ा सा मुश्किल क्या पता हो जाए निकालना। अब तू सोच के देख, मैंने बोला 2 रे हो गई, तू सोच के देख अगर मैं कोई रे ऐसी मान लूं, कोई रे ऐसी मान लूं बिल्कुल ऐसे एकदम, है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे ओए, है ना, तो सोच के देख इसको दूसरे एंड पर निकालना सबसे मुश्किल है क्या? अरे तो सीधी जाने चाहेगी, या अगर मुड़ेगी भी तो खुपा जैसे निकल जाएगी ऊपर। इसी जो तीसरी रे है ना, ये जो तीसरी रे बेटा, इस तीसरी रे को दूसरे एंड पर निकालना सबसे मुश्किल है। अगर तुम किसी तरह से इसको दूसरे एंड पर निकाल दो तो क्या बाकी सब अपने आप निकल जाएंगी? बोला हाँ सर, बात तो समझ आई सर। बोला सबसे आसान तो इसको निकालना है, साला सीधे डालो खुपा एकदम अंदर, फिर थोड़ा मुश्किल इसको निकालना दूसरे एंड पर, सबसे मुश्किल इसको है कि नहीं? अगर तुम इसको दूसरे एंड पर निकाल पाए तो मतलब कि सारी की सारी रे अपने आप निकल जाएगी, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा चलो आ जाओ उसको निकालते हैं, ठीक है? तो ये रे ऐसे गई और जाकर भाई साहब ऐसे मुड़ी। मैंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया, तू सोच के देख, ध्यान से देख, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है भाई साहब? 90 डिग्री। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी आर रहा होगा, वो आर में अभी निकाल लूंगा कितना है, ठीक है? तो कहे तो पहले निकाल लूं, ले आ जाओ स्नेल्स लॉ लगाओ यहां पर। देखो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, है ना? N1 वो मीडियम है जहां से रे जा रही है, साइन 90 भाई साहब 1 हो गया तो 1 ही हो गया, इज इक्वल टू N2, N2 क्या है? म्यू, और साथ में साइन R, और साथ में साइन R। तो ध्यान से देख, तो R इज इक्वल टू क्या आया? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। बच्चा बोला ठीक सर, बात समझ आई सर आपकी, कोई दिक्कत नहीं सर, R निकाल लिया मैंने। अब तू सोच के देख, अगर इस रे को अगर दूसरे एंड पर ही बाहर निकलना है तो क्या यहां पर TIR होना पड़ेगा क्या? बोला हाँ, नहीं तो ये रे भाई साहब खुपा चलो बाहर निकल जाएगी। पर मैं क्या चाहता हूं कि ये रे भाई साहब दूसरे एंड पर ही बाहर निकले, तो क्या ये रे को वापस अंदर आना चाहिए क्या? बोला हाँ सर, आप बिल्कुल इससे एकदम सही बोले सर आप। और फिर जैसे ही रे यहां पर पड़े वापस से ऐसे निकल ले, तब तो ये चली जाएगी। इसका मतलब कि यहां पर TIR होना पड़ेगा। तो यहां पर जो भी TIR हो रहा है, मैंने बोला कुछ भी एंगल जो बने, है ना, जो एंगल थीटा बन रहा होगा तो थीटा पर ही वापस आएगा। तो सोच के देख, अगर ये थीटा अगर जस्ट क्रिटिकल एंगल से हल्का सा बड़ा है तब ये कंडीशन हो सकती है, नहीं तो होने वाली नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? देख मैं क्या बोला, मैं बोला कि जो थीटा है ना भाई साहब, अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, अगर ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तब तो तेरा काम होगा, और नहीं तो तेरा काम होने वाला नहीं है। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब इस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल के ही बराबर जस्ट हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए। बोला ठीक सर। अब तो सोच के देख, अगर इस सिस्टम के लिए अगर मेरे को क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ जाए तो क्रिटिकल एंगल क्या, चलिए यही निकाल लेता हूं, थीटा सी क्रिटिकल एंगल। देखो ध्यान से देखो, तो साइन इनवर्स क्या बोला मैं, क्या बोला? साइन इनवर्स छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे बड़ा वाला। छोटा वाला क्या है? वो तो AR है ना, और बड़ा वाला क्या है? वो तो म्यू है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। और मैं क्या बोला कि जो थीटा है ना, ये थीटा है ना, अगर ये थीटा सी से हल्का सा बड़ा हो जाए, है ना, मतलब कि नियरली इक्वल टू थीटा सी, है ना, पर बड़े वाले साइड में अगर क्रिटिकल एंगल अगर है 42 डिग्री, तो थीटा अगर इतना हो जाए, मान लो 42.00000001, अगर इतना हो जाए तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? बच्चा बोला हाँ सर। जरा सा भी हो ना खुबा अंदर है बिल्कुल। बोला हाँ सर, बात तो समझ आ गई। ध्यान से देख, तो इसका मतलब कि अगर ये थीटा मेरा, अगर ये थीटा मेरा अगर नियरली इक्वल टू भाई साहब साइन इनवर्स म्यू हो जाए, 1 बाय म्यू हो जाए, है ना, हालांकि इससे ज्यादा ही होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर भाई साहब, इससे ज्यादा होना चाहिए तब अपना काम होगा। बच्चा बोला हाँ सर, बात सही है सर आपकी, एकदम सही है। मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर भी मैं तो बड़ा ही लिख देता हूं, कई लोग बोलेंगे गलत पढ़ा रहा है। ध्यान से देखो, सही पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। देख ध्यान से देख, क्या बोला मैं, तो देख बेटा तुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल नजर आ रही है क्या? बच्चा बोला हाँ सर। तो ध्यान से देख, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या थीटा प्लस आर भी 90 डिग्री होना चाहिए? बच्चा बोला हाँ, थीटा प्लस आर भी 90 डिग्री होना चाहिए भाई साहब। देखो थीटा प्लस आर शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ आ गई? और थीटा को इससे बड़ा होना है, ये तो होना ही है कम से कम, और इससे बड़ा होना है, और आर की वैल्यू भी तो निकाले बैठा है। देख थीटा की वैल्यू अभी मैं यही पुट कर देता हूं, बाद में बड़ा वाला रिलेशन वापस से ले आऊंगा, ठीक है। तो कितना आया? ये आया साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, और आर भी कितना है?
साइन इनवर्स 1/μ है ना, और इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सोच थीटा की वैल्यू को अगर इससे बड़ा होना है तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म भाई साहब 90 से बड़ी हो जाएगी क्या? बोला हाँ सर, बात समझ आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलते है ना, 90 है 90 के बराबर, बिल्कुल ऐसा ही है ना, 90 के बराबर है 90 से बड़ी। तो ध्यान से देख तो क्या आ गया, ये आ गया देख सुन, 2 साइन इनवर्स 1/μ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो भाई साहब साइन इनवर्स 1/μ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। साइन 45 कितना होता है 1/√2, मतलब कि 1/μ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2। तो म्यू को √2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब तो कोई भी रे जो आप डालोगे फाइबर के अंदर वो दूसरे एंड पर निकलेगी, और नहीं तो बीच में ही भाई साहब इस प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उस रे के, इस फाइबर को छोड़ के निकल लेगी। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात एकदम। अरे सोच ले, नॉर्मल सा सवाल था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर भाई साहब, थोड़ी सी ज्योमेट्री, थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल और थोड़ा सा स्नेल्स लॉ। सर ये थोड़ा 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 करके करवा देना हमारी गड़बड़। अरे हाँ ना, बोल भाई साहब, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सोच ले, नॉर्मल सवाल है, कुछ भी नहीं उसके अंदर, कर सकता है तू, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेगा तो कर लेगा। ऐसा थोड़ी मुझे सब कुछ आता है और ब्रह्मा जी से ऊपर से लिखवा के ला रखा जाता था तो तेरे सारे सवाल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैंने बस प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर रखी है तो मुझसे हो जाते हैं। हाँ ना बोल दे, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो एक बार इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ, देखो सुनो, अब और नई नई वैरायटी के मैं तुम्हें क्वेश्चन ट्राई कराता हूँ, पर उससे पहले ना मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है मेरी, ध्यान से सुनना, तुम्हें मजा आएगा एकदम, है ना? तुम बोलोगे अरे सर क्या आप भी सर, मतलब एकदम, है ना? देखो सुनो, देखो पता क्या हुआ एक बार, वैसे तो मैं बहुत गरीब हूँ, पर क्या हुआ था ना, एक बार हम लोग ऐसे स्विमिंग पूल पर गए थे, हम लोग ऐसे 2-3 दोस्त थे, हम लोग गए ऐसे स्विमिंग पूल में गए ऐसे, और भाई साहब वहां पे तैर रहे थे। हालांकि मुझे तो तैरना भी नहीं आता, पर ज्यादा गहरा नहीं था, तो मैं ऐसे कुछ 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 ऐसे कर रहा था, स्विमिंग पूल के अंदर कर रहा था। तो हुआ क्या ना कि ये रिंग जो है ना, ये अभी बहुत टाइट हो गई अब तो, उस टाइम पे ये रिंग थोड़ी सी ढीली थी, ठीक है? तो ये रिंग निकल के उंगली में से पानी में थोड़ा सा है ना, फ्रिक्शन कम हो जाता है, भाई साहब निकली और पानी के अंदर ये गिर गई और मुझे पता नहीं चला। अब देखो सुनो, ध्यान से देखो, मैंने बोला कि मान लो ये है अपना स्विमिंग पूल, ठीक है? ये है अपना स्विमिंग पूल। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ ना, अब स्विमिंग पूल के अंदर क्या होता है, पानी होता है ना भाई, हमारे गांव में तो देखो पानी होता है ना? तुम्हारे गांव का मुझे नहीं पता, ठीक है? मैं तैर रहा था इसके अंदर, कुछ भी कर रहा था भाई साहब, ये जो रिंग है ये यहाँ पर ऐसे गिर गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई साहब, है ना? और मैं वापस आकर जो है यहाँ पर ऐसे मैं ऐसे बैठ गया, ठीक है? मैं यहाँ पर ऐसे आकर यहाँ पर ऐसे बैठ गया, मैं मस्त बैठा। फिर मेरा ध्यान अचानक से अपनी फिंगर पर गया, मैंने कहा मर गया रे, ये तो भाई साहब गड़बड़ हो गई, नुकसान हो गया। अब मैं परेशान कि यार अभी गया था पानी में, तो हो गए यार, मैं तो नुकसान हो गया यार, मैं मर गया भाई, अब तो घर नहीं जाऊं, मम्मी मारेगी भाई साहब ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है यार, ढूंढता हूँ यार, मैं ढूंढने के लिए जा रहा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर खड़ा होकर मैंने देखा चारों तरफ भाई साहब पानी के अंदर, मुझे दिख ही नहीं रही रिंग, हालांकि मेरे सामने पड़ी थी, ये रिंग मेरे बिल्कुल सामने पड़ी थी और भाई साहब मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने कहा यार तो गड़बड़ हो गई। फिर क्या हुआ, मैं पानी में अंदर ऐसे आया, और पानी में जैसे ही मैं अंदर, जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा ना, मैं जैसे ही पानी में बेसिकली मैं तैर रहा था ना ऐसे, मान लो तैरता हुआ तो मैं बना नहीं सकता है ना, चलो मैं बनाने का प्रयास करता हूँ फिर भी तुम्हारे लिए, है ना? अब मान लो कि मैं ऐसे तैरता हुआ मैं ऐसा मान लो यहाँ तक ऐसे आया, अब ये तो उल्टा हो गया ना, चलो मैं ट्राई करता हूँ भाई साहब, आज इसी चीज की ट्राई हो जाए कि मास्टर से भाई साहब तैरता हुआ बनता है कि नहीं बनता, ठीक है? मैंने कहा चलो मैं तैरता हुआ भाई साहब यहाँ पर आया, ठीक है? तो जैसे ही मैं तैरता हुआ यहाँ पर आया, अचानक से ही मुझे नजर आने लगी, यार है ना बोल भाई साहब, जब मैं यहाँ पर बैठा था तो ये मुझे नजर नहीं आ रही थी, पर जैसे ही मैं तैर के थोड़ा सा और आगे आया भाई साहब मुझे ये नजर आने लगी, क्योंकि इससे कोई लाइटें निकलकर मेरी आंखों में आ रही थी। अब मेरे दिमाग में भाई साहब एक गड़बड़ सी, मैंने कहा यार अभी तू यहाँ बैठा था साला, तो ये नहीं नजर आ रही थी, तू यहाँ बैठा है, तू यहाँ पर तैर के थोड़ा सा आगे आया है, तू क्या करा है, तूने तैर के तू बस थोड़ा सा आगे आया है तो तुझे ये नजर आ रही है। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है यार, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मेरे दिमाग थोड़ा सा मैंने दौड़ाया और टीआईआर की तरफ में वापस से चला गया। सर यहाँ पर भी टीआईआर लगा दिया, मतलब ध्यान से सुन, मजा आएगा तुझे। बेसिकली क्या हो रहा था ना कि जो लाइट है ना, रिंग से बेसिकली लाइट निकल रही, मतलब रिंग है तो रिंग से चारों तरफ में ऐसे लाइट निकल रही थी, ओए ओए ओए, ऐसे कोन के फॉर्म में लाइट निकल रही थी। ऐसा मानो ये रिंग है, ये जो मेरा सर है ना ये क्या है, रिंग है।
तो इस रिंग से भाई साहब ऐसे कोन के फॉर्म में लाइट निकल रही थी। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? ऐसा मानो कि मेरा जो सर है वो क्या है, एक रिंग है, और रिंग से लाइट ऐसे कोन के फॉर्म में ऐसे निकल रही थी। सन्नाटा हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब कोन के फॉर्म में निकल तो रही थी, तो सर यहां भी तो आई होगी सर। मैंने कहा आई होगी, और बेटा ध्यान से देख, तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ज्यादा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए तो क्या ये वापस मीडियम में चली जाती है क्या? हाँ, इसीलिए ये मेरी आंख तक नहीं पहुंच रही थी। बेसिकली क्या हो रहा था कि लाइट रे जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, है ना, लाइट रे से जाएगी और ऐसे निकल जाएगी, पर एक वैल्यू ऐसी आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, उसके बाद ये आगे नहीं जाएगी, वापस चली जाएगी। तो अगर तू यहां पर खड़ा हुआ है, अगर तो तू यहां खड़ा है तो भी तुझे रिंग नजर आएगी, अगर तू यहां खड़ा है तो भी तुझे रिंग नजर आएगी, पर अगर तू यहां खड़ा है तो तुझे ये रिंग नजर आने वाली नहीं है। हाँ ना बोल दे भाई साहब, बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई है? सोच ले। तो ये जो रेज है ये कोई दो ही डायरेक्शन में थोड़ी निकल रही, ये तो भाई साहब हर डायरेक्शन में निकल रही है। हाँ ना बोल, ये तो भाई साहब हर डायरेक्शन में निकल रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो बेसिकली यहां पर ऊपर एक ऐसा सर्कुलर एरिया ऐसा बनेगा, उस एरिया में तो आपको ये नजर आएगी, इसकी रिंग की जो इमेज है, ये जो रिंग है यहां पर पड़ी हुई, उस सर्कल में तो तुमको नजर आएगी, पर उस सर्कल के बाहर देखोगे तो नजर नहीं आएगी। मैंने कहा हाँ यार ये कंसेप्ट है यार। कंसेप्ट क्या है भाई साहब? रिंग का सवाल था, मेरा नुकसान हो जाता भाई साहब, पहले ही मैं गरीब आदमी, सालों ऊपर से रिंग का नुकसान था, मेरी मम्मी मारती भाई साहब, घर में नहीं घुसने देती मुझे। हाँ, मैं बहुत परेशान था भाई साहब उस दिन, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे, खो गई रे, खो गई। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, मिल गई फिर फाइनली, है ना। ये तो मेरे तो प्राण निकल जाते एकदम, है ना। ये स्टोरी क्यों सुनाई सर? इससे हमारा क्या लेना देना? अब बताए ना अभी क्या लेना देना है, कि उससे पार जैसे जाओगे तो टीआईआर हो जाएगा, तो रिंग नजर आने वाली नहीं है। तू सोच, सवाल देख, अब देख, सोच, सवाल कराता हूं मैं तुझे, सन्नाटा हूं। देखो सवाल, देखो सवाल क्या बोला गया। सवाल इस तरह से बोला गया कि बेटा मान लो ये इंटरफेस है, ये क्या है? इंटरफेस है। मेरी बात समझ आई? ओके। और यहाँ पर ऊपर है एयर, ठीक है, और यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो है √2। वो कितना है? √2। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पर एक बल्ब है, यहाँ पर क्या है? एक बल्ब है। बल्ब, बल्ब समझती हो ना? अरे वो जलने वाला बल्ब, ऐसे ये रहा, मान लो बल्ब है, और बल्ब से क्या निकलती है भाई? हमारे गांव में तो रोशनी निकलती, तुम्हारे गांव में पता नहीं। अरे सन्नाटा, बल्ब से फुहारा निकलता है क्या? अरे हाँ ना बोल, क्या निकलती है? लाइट निकलती है। तो बल्ब से लाइट निकल रही होगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बल्ब यहां से ना, इस इंटरफेस से 1 मीटर नीचे रखा है। कहां रखा है? 1 मीटर नीचे रखा हुआ है। तो क्या होगा? बेसिकली रोशनी निकलेगी, और कुछ ऊपर तो रोशनी आएगी और कुछ वैसे निकल जाएगी वापस नीचे। तो ऊपर एक ब्राइट पैच बन जाएगा। पैच मतलब क्या? पैच 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 मतलब एक ब्राइट सर्कल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सोच ले। जैसे यहां पर ये जो बन रहा था ना बेटा, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहते हैं इसे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, है ना। तो जो ब्राइट पैच बनेगा ना ऊपर, तुमसे मैं वही पूछ रहा हूं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ब्राइट पैच, है ना। करो, सवाल लिखो। क्या बोला गया? कि फाइंड आउट द एरिया, फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ब्राइट पैच, है ना। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट ब्राइट पैच, PATCH, पैच, है ना। पैच मतलब वो ऊपर बनने वाला है, पैच बोल रहा हूं उसे मैं, है ना। चलो, मैं तो कहता हूं वीडियो को एक बार यहीं पे स्टॉप कर और इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल कर। देख कि जैसे ही तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे ही तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को एक्सीड करता है, क्रिटिकल एंगल को एक्सीड करता है ना, हल्का सा भी ज्यादा हो जाता है, तो ये वापस नीचे आ जाती है ना। चलो कर दो, जल्दी करो सन्नाटो। छै छप्पा छै छप्पा के छै, बारिशों की बूंदे उड़ाती हुई लड़की। करा तुमने? ट्राई करा? अब ध्यान सोच, ध्यान सोच। तो क्या होगा कि बेसिकली लाइट ऐसे निकलेगी, हाँ ना तो बोल, निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और बेसिकली एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये वापस नीचे आ जाएगी, है ना। हर दिशा में ऐसा हुआ होगा। तो बेसिकली ये सर्कल जो बनेगा ना, ये सर्कल कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। ये जो सर्कल बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा, है ना। चारों दिशाओं में लाइट निकलेगी ना। मैं तो एक ही दिशा में दिखाई है, बस सोच के देख, सोच के देख। अब ये जो एंगल है, इसको क्रिटिकल एंगल से जरा सा ज्यादा, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल एंगल के बराबर, मान लो क्रिटिकल एंगल अगर आता है 45 डिग्री, तो भाई साहब अगर थीटा इतना है 45.000000000000000001, अगर ऐसा आ जाए, हाँ ना बोलो भाई साहब, है ना, तो क्या हो जाएगा? टीआईआर हो जाएगा।
मैंने कहा ठीक है, अब तू ध्यान से देख। तो अगर ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना अगर ध्यान से देख, अगर यहाँ पर TIR होना है तो इसको क्रिटिकल एंगल से जरा सा ज्यादा होना पड़ेगा, और क्रिटिकल एंगल कितना है वो मैं निकाल लेता हूं। देख सुन, क्रिटिकल एंगल क्या है, थीटा सी या IC कितना है वो, साइन इनवर्स छोटा वाला वाले बड़े बटे बड़ा वाला, तो ये कितना आया, या 45 डिग्री, कितना आया 45 डिग्री, मतलब कि 45 तक तो नजर आएगा, 45 के बाद नजर नहीं आएगा। तो मैं तो कहता हूँ 45 ही ले ले इसको, अरे क्या ले लें इसको, 45 ही ले लें, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो सोच, इस गोले की जो रेडियस है ना, वो रेडियस मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी इसको x बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, x बोल देता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ गई? सोच ले, अब ध्यान से देख, ये 45 है तो ये भी 45 है ना, ये 45 है तो ये भी 45 है। अब ये दोनों एंगल बराबर है तो भाई साहब ये दोनों साइड भी ट्राइंगल की बराबर होनी पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। मेरी बात समझ में आई ना? मैं बोला था ये 45 है तो ये भी 45 है। अरे हाँ ना बोल, देख ध्यान से देख, देख ध्यान से देख, ये 45 है तो ये भी 45, यही बोला मैं, है ना। और एक ये रहा, देख ध्यान से देख, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, क्योंकि 90 डिग्री है ना। अरे हाँ ना तो बोल दे, देख ध्यान से देख, अगर ये 45 है तो ये 45 है, ये 45 है तो ये भी 45 है। अब ये तो ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, तो देख ध्यान से देख, ध्यान से देख सन्नाटे अंकल, देखो ये 45 तो ये भी 45, यार हाँ ना बोलो। तो ये अगर 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, मतलब कि जो गोले की जो रेडियस है ना भाई साहब वो 1 मीटर है। अरे गोले की रेडियस कितनी है, 1 मीटर है। और जब गोले की रेडियस ही आ गई तो एरिया निकालने में क्या परेशानी है, पाई एक्स स्क्वायर ही तो है। तो भाई साहब एरिया कितना आ गया, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब कि पाई और साथ में मीटर स्क्वायर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ ना बोल दे, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? अब तो सोच, जैसा सवाल मैंने तुझे बल्ब के लिए कराया ना, सेम सवाल मैं तुझे ट्यूबलाइट जला के करा सकता हूँ, है ना। यहाँ पर बल्ब की बजाय नीचे क्या जला दूं, एक ट्यूबलाइट जला दूं, उसमें कोई परेशानी नहीं। तो देख मैं करा के दिखाता हूँ तुझे, परेशान मत हो भाई साहब, एकदम टेंशन मत ले तू। देख मैं तो कहता हूँ इसका मस्त स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद, और उसके बाद मैं तुम्हें सवाल कराता हूँ। ये तू कहीं तो होमवर्क के लिए ले दूं यार, मजा आएगा। देख सुन, मैं बता दूं सवाल क्या है, देख सुन, होमवर्क कराते हुए मजा आएगा। देख सुन क्या सवाल है, मैंने बोला देख सेम डेटा लेता हूँ, कुछ भी अलग नहीं ले रहा, कुछ भी अलग नहीं ले रहा। ध्यान से देख, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऊपर एयर है और नीचे क्या है, √2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं करा दूंगा, नीचे अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर नहीं हुआ, सर आप बताओ सॉल्यूशन बताओ। यार हाँ ना बोल दे, मैं कम्युनिटी टैब में इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, मिल जाएगा तुम्हें, है ना। देख ध्यान से देख, क्या बोला मैं बोला कि 1 मीटर नीचे, क्या बोला मैं, 1 मीटर नीचे भाई साहब ये 10 मीटर की ट्यूबलाइट जल रही है, 10 मीटर लंबी क्या जल रही है, ट्यूबलाइट। ओए 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 ओए, ये रही हमारी ट्यूबलाइट 10 मीटर लंबी, है ना। 1 मीटर नीचे इंटरफेस से 10 मीटर लंबी क्या जल रही है, ट्यूबलाइट जल रही है। फिर से वही सवाल बोला, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ब्राइट पैच, है ना। नीचे कमेंट करके बताना, मुझे बहुत खुशी होगी जो बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, है ना। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ब्राइट पैच, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, गलत मत करना। अच्छा ब्राइट पैच की शक्ल कैसी होगी सर, कैसे बताएं? तो सोच के देख, तो ट्यूब में तो हर जगह भाई सब लाइट ही लाइट है, बल्ब में तो ऐसा मान लो एक पॉइंट था ऐसा था। यहां पर तू ध्यान से देख, तो ट्यूब ऊपर का हर एक पॉइंट जो होगा ना, हर एक पॉइंट इंडिविजुअल वो बल्ब है। तो मेरी बात समझ नहीं आई। देख एक जब बल्ब जला था, जब एक बल्ब जला था तो उससे ऐसा पैच बना था, है ना, बना था कि नहीं बना था? तू सोच इसके बराबर में ही एक और बल्ब जला दूं तो क्या उससे ऐसा पैच बन जाएगा? बच्चा बोला हाँ। इसके बराबर में एक और बल्ब जला दूं तो क्या ऐसा पैच बन जाएगा? बच्चा बोला हाँ। इसके बराबर में एक और बल्ब जला दूं तो क्या ऐसा पैच बन जाएगा? बच्चा बोला हाँ। अरे भाई साहब, इसका मतलब कि ये जो बनने वाली है ना शेप, ये शेप कुछ कुछ ऐसी बनेगी, है ना, कुछ कुछ ऐसी ही बनेगी फाइनली, और बहुत बड़ी जाके दूसरी तरफ भी ऐसी हो जाएगी, है ना। देख मैं बना के दिखाता हूँ, देख ध्यान से देख। तो ये शेप जो बनेगी ना, ब्राइट पैच की जो शेप बनेगी वो कुछ कुछ तो ऐसी बनेगी। मैंने करवा दिया है सवाल यार, है ना, मजे मजे में करवा ही लिया तुमने मुझसे, है ना, ऐसे बन जाएगी ये। और ये रेडियस वेडियस निकलवाना तो मैं सिखा चुका हूं, अब तो कर देना भाई साहब, तो सिखा दिया तुम्हें। ट्यूब पर का जो हर एक पॉइंट है ना, मान लो ये ट्यूब है, तो ट्यूब पर का जो हर एक पॉइंट है भाई साहब वो क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, वो खुद एक लट्टू है ना। तो ये बनने वाला है, वो जो पैच है ना ये बनेगा, है ना, ये है वो। ओए 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 ओए, है ना। देख सुन, ये बन गया तेरे पास ब्राइट पैच। तो इसका एरिया बताना है, नॉर्मल सवाल है भाई साहब, सवाल बता दिया, नीचे कमेंट कर देना, पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से। कमेंट करके नीचे आंसर बताना ताकि मुझे अच्छा लग जाए यार, मेरे को पता चल जाए भाई साहब मेरे पढ़ाए हुए का कोई फायदा हो रहा है। और सुनो,
यहाँ तक अगर आए हो ना भाई साहब, इसका मतलब तुम्हें पूरा का पूरा बड़े ढंग से समझ आया है ना। और अगर समझ आया तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब। तुम्हें पता ही है कि बिल्कुल जीरो से लेकर जेई एडवांस लेवल तक की चर्चा कराता हूं मैं। जो भी वीडियो आती है वो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक की आती है भाई साहब। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं देश में जिनके पास वो महंगी महंगी कोचिंग में जाने का पैसा नहीं है, तो अगर उन तक ये वीडियोस पहुंच जाए तो यार उनका कितना भला हो जाएगा यार, है ना। और ये भला कौन करेगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग करोगे, है ना। जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो धीरे धीरे चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब रीचेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी तो हो सकता है कि किसी जरूरतमंद बच्चे तक एक दिन ये वीडियो पहुंच जाए, और वो पहुंच जाए तो बस वही मेरा पढ़ना सफल है यार, इससे तो कुछ चाहिए भी नहीं। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है, सोच ले। यहाँ पर देखो जो रेड बटन है ना, उसके ऊपर चप्पल फेंक के मारा अभी के अभी, हिट हो जाना चाहिए वैसा वो बटन, है ना। चलो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। बेटा जानते हो टीआईआर में पढ़ाने के लिए अभी और भी बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, पर अभी तक मैंने तुम्हें प्रिज्म तो पढ़ाया नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें प्रिज्म पढ़ा दूं एक बार, तो जब मैं प्रिज्म वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं टीआईआर के और बहुत सारे सवाल लूंगा, है ना। अभी टीआईआर खत्म हुआ नहीं है ना, पर फिर भी कि चर्चा को कहीं ना कहीं तो लिमिट करना ही है ना। तो अब जाते जाते मैं आप लोगों को एक मिराज फॉर्मेशन और बताना चाहूंगा कि मिराज फॉर्मेशन क्या होता है ना। देखो मिराज को जानते हो, हिंदी में कहते हैं मृग मरीचिका, है ना। मिराज फॉर्मेशन, ओके, मिराज फॉर्मेशन ऐसे आमतौर पर रेगिस्तान वगैरह में ही होता है। क्यों, रेगिस्तान में भाई साहब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है ना, वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। बेसिकली तुमने सुना है कभी कभी कि रेगिस्तान में जो आदमी भटक जाता है ना, वो पानी की तलाश में, जैसे प्यास लगी उसे, तो उसे हर जगह पानी पानी नजर आता है ना। रेगिस्तान में मान लो आप भटक गए, आपको प्यास लग रही बहुत जबरदस्त, भाई साहब आपको हर जगह पानी पानी नजर आएगा, और आप उस पानी की तलाश में बस भटकते रहोगे। आप देखोगे यहाँ पानी है, आप जाओगे, लगेगा ये तो धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो रेत है ना। आप दूसरी जगह ये रहा पानी यार, फिर आप वहां जाओगे, वहां पर देखो तो रेत है, धोखा हो गया मेरे साथ। मैंने तो पता है कहीं पर ऐसे, देखो मैं थोड़ा शेर और शायरी सुनाता हूँ तुम्हें एक अच्छी सी। मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा था कि मृग मरीचिका सी थी वो जिंदगी में मेरी। ध्यान से सुनना, अच्छी शेर और शायरी सुना रहा हूं तुम्हें, मजेदार एकदम, मेरी नहीं है ये, मैंने पढ़ा था ऐसा। कहीं सोचो मास्टर अपनी जिंदगी की कहानी सुना रहा है, मास्टर अपनी जिंदगी की कहानी सुना नहीं रहा। ध्यान से देख क्या बोला गया, है ना, क्या बोला गया, क्या मतलब, मैंने तो पढ़ा था यार, क्या पढ़ा था कि मृग मरीचिका सी थी वो जिंदगी में मेरी। मृग मरीचिका मतलब मिराज, ठीक है, हिंदी में मृग मरीचिका बोलते हैं। तो मृग मरीचिका सी थी वो जिंदगी में मेरी, धोखे के सिवा कुछ और नहीं दिया। अरे हाँ ना बोल। मृग मरीचिका मतलब क्या होता है, धोखा होता है, एक आभास होता है। आभास माने आपको लगता है कि है पर नहीं। आप रेगिस्तान में जब भटक जाते हो, हर जगह सिर्फ पानी पानी दिखता है, पर जैसे ही वहां पर जाते हो सिर्फ रेत, जैसे ही वहां पर जाते हो सिर्फ रेत, तो अंदर से क्या फील आता है कि यार मेरे साथ धोखा हो गया यार, है ना। तो यही बोला गया कि मृग मरीचिका सी थी वो जिंदगी में मेरी, धोखे के सिवा कुछ और नहीं दिया। बोल मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? अरे हाँ ना बोलो। देखो सुनो, होता कैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या होता है ना, बेसिकली जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना, जैसे रोड पे भी होता है, हाईवे वगैरह के ऊपर भी तुमने देखा होगा। अगर हाईवे पे कभी अगर तुम लोग गाड़ी में चले हो, है ना, बहुत गर्मी के दिनों में अगर बिल्कुल चले हो, तो तुमने आगे देखा होगा ऐसे पानी सा पड़ा हुआ नजर आता है, और जब पास जाते हैं ना तो कोई पानी नहीं होता, है ना। देख मैं सुनाता हूँ, देख कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छी, सुनो। क्या होता है ना कि मान लो रेगिस्तान में हो तुम, मान लो कहीं पे रेगिस्तान में, आप कहीं हाईवे वाईवे के ऊपर हो तुम, बहुत बढ़िया एकदम अच्छे से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मस्त गर्मी पड़ रही है एकदम। तो सोच, जो रोड होता है या जो रेत होती है ना, अब जो भी लाइट आ रही है सन से, ये रेत उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। जो भी हीट आ रही है ये रेत उसको एब्जॉर्ब कर ले रही है। अच्छा, रेत एब्जॉर्ब कर लेती है, मैंने कहा तो रेत जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो रेत तो बहुत गर्म हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल, रोड तो बहुत गर्म हो जाएगा। वो जो रोड होता है ना हाईवे, भाई साहब गर्मियों के दिन में, जून के टाइम में नंगे पांव उसके ऊपर चल के देखोगे ना, मजा आ जाएगा। जेठ की दोपहरी में छाओ, छोड़ो गाना नहीं सुनाना, यहाँ देखो, सुनो ध्यान से देखो। तो वो जो रोड होता है या वो जो रेगिस्तान की रेत होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो बेटा जो भी एयर उसके कांटेक्ट में आती है वो एयर भी गर्म हो जाती है। बोला हाँ, एयर भी गर्म हो जाती है। तो जब एयर गर्म हो जाएगी तो क्या एयर के पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी? हाँ एनर्जी मिल गई, टेम्परेचर मिला तो एनर्जी मिली, तो एनर्जी मिली तो दूर 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 भाग लिए। हाँ, दूर 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 भाग लिए, तो क्या पार्टिकल डेंसिटी उस प्रॉपर रीजन में, पार्टिकल डेंसिटी क्या कम हो गई? क्या पार्टिकल डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल इन दैट एरिया क्या कम हो गया? क्या हाँ कम हो गया। इसका मतलब कि मीडियम रेयरर हो गया। क्या हो गया? रेयरर हो गया। हाँ, तो जो क्या बोलते हैं, जो हवा की जो लेयर है जो रेत के कांटेक्ट में है वो सबसे ज्यादा रेयरर है। उसके ऊपर थोड़ी सी डेंसर, उसके ऊपर थोड़ी सी डेंसर, उसके ऊपर थोड़ी सी डेंसर। अच्छा ऐसा, क्योंकि सबसे ऊपर की जो रे होगी, जो सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो एयर से, रेत से बहुत दूर है। तो रेत से अगर बहुत दूर है मतलब ठंडी है,
है ना, रेत से बहुत दूर है मतलब ठंडी है। तो क्या होता है बेसिकली कि जो एयर होती है उसकी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है? डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं। और ये लेयर्स क्यों बनती हैं? अलग अलग क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली लेयर होती है। क्यों होती है भाई साहब? इस रेत की गर्मी की वजह से जो सबसे पास वो सबसे ज्यादा डेंसर, सबसे ज्यादा रेयर, उसके ऊपर थोड़ी डेंसर, उसके ऊपर थोड़ी डेंसर, उसके ऊपर थोड़ी डेंसर। तो ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है। किसकी 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 किसकी? हवा की, है ना। क्या बोला मैं? दीज आर द डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर, है ना। डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, है ना। ध्यान से देख बेसिकली तो समझने वाली बात पता है क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर किसी मीडियम का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दें तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो यहाँ पर होगा, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ होगा, और फिर ऊपर ऊपर जाते जाते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। अब तू सोच, अगर मान ले कोई पेड़ होता, पहाड़ होता, है ना, कुछ भी होता, मान लो पेड़ है, पहाड़ है, या हाईवे के किनारे कोई खंबा वंबा हो सकता है ना। मान लो यहाँ पर अगर वो खंबा वंबा खड़ा हो या पेड़ पहाड़ अगर कोई खड़ा हो, है ना, मैं बोला मान लो ये पेड़ है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि मान लो ये है क्या कोई, मैंने ऐसा बोला मान लो ये कोई ऐसे पेड़ है, ठीक है। हालांकि बहुत अच्छा पेड़ मैं नहीं बना पाया हूं, पर आई होप तुम मेरी बात समझ जाओगे, है ना। तो देख ध्यान से सोच, तो पेड़ से अगर कोई रे अगर इस लेयर के ऊपर आकर गिरेगी, है ना, ऐसे मान लो कि पेड़ से कोई रे निकली और जाकर इस लेयर के ऊपर ऐसे गिरी, है ना, तो देख ये ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो ऊपर वाला जो मीडियम है वो कैसा है? डेंसर है, और नीचे वाला कैसा है? रेयरर है ना। कैसा है? रेयरर है ना। बोल सन्नाटो। तो जब रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है? हाँ, तो देख ध्यान से देख, तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, है ना, फिर से नॉर्मल से और दूर मुड़ जाएगी, है ना। बोल, देख और दूर मोड़ता हूं मैं इसको, है ना, देखो और दूर मुड़ गई, फिर से क्या होगा? नॉर्मल से और ज्यादा ही दूर मुड़ जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना, इस जगह पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, है ना। बोल दे यार, देखिए रे देख, नॉर्मल से दूर मुड़ती हुई जा रही है लगातार, है ना, नॉर्मल से कैसी हो रही है? दूर मुड़ती हुई जा रही है लगातार। अब सोच, तो जैसे ये ऐसा हो जाएगा, क्या रे आगे जाने की बजाय क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्या वापस? तो रे भाई साहब वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब कहां जा रही है? अब कहां जा रही है? अब जा रही है कहां से? देखो रेयरर से डेंसर, तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, है ना, फिर से नॉर्मल की और तरफ मुड़ेगी, फिर से नॉर्मल की और तरफ मुड़ेगी। भाई साहब अगर आप यहां पर होते, है ना, अगर आप यहां पर ऐसे होते, अगर आप यहां पर ऐसे देख रहे होते तो आपको क्या लगता कि भाई साहब यहाँ तो पेड़ है, यहाँ क्या लगता है? यहाँ पर भाई साहब उल्टा तुमको ऐसे यहाँ पर एक पेड़ नजर आता। तुमको क्या नजर आता? सन्नाटो। अरे क्या नजर आता? यही नजर आता ना। देखो सुनो, यहाँ नहीं नजर आता, देखो कहाँ नजर आता, सुनो मैं बताता हूँ। देखो सुनो ध्यान से, देखो सन्नाटो, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई ना, ओए ओए, और आगे बढ़ा, ओए भाई साहब ये तो बिल्कुल पेड़ के नीचे, भाई साहब खतरनाक यहाँ पे। तो तुमको क्या लगता? तुमको यहाँ पर लगता कि भाई साहब यहाँ पर एक पेड़ है। तुमको क्या लगता कि यहाँ पर ऐसे क्या है? एक पेड़ है। और तो जैसे ही तुम्हारी आंख यहाँ देखती तुमको लगता पेड़ की परछाई, मतलब पानी है, क्योंकि पानी में तो परछाई बनती है यार। तो तुमको क्या लगता है यहाँ पर खड़े होकर अगर तुम देखते, अगर मान लो यहाँ पर जैसे मान लो तुम्हारी आंख है, तुम यहाँ पर ऐसे खड़े होकर अगर मान लो तुम देख रहे होते तो तुम्हें क्या नजर आता कि यार यहाँ तो पेड़ है, यार यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ पर पेड़ नहीं है ना। क्या सबूत है मैंने यहाँ पर पेड़ बनाया था? बे दिख रहा है क्या? लो खुबच 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 खुबच, क्या सबूत है मैंने यहाँ पर पेड़ बनाया था? है ना, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं, वैसा पेड़ यहाँ पर है ना। तो क्या लगेगा यार पेड़ की परछाई बन रही है, इसका मतलब यहाँ पर पानी है। और फिर आप जाओगे, भागे 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 जाओगे, भाई सब रेत मिलेगी, तुम बोलोगे मेरे साथ धोखा हो गया यार। अरे हाँ ना, बोलो, बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? सो दिस इज कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी यार, है ना। नॉर्मल सी बात है, कोई फालतू टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आई होप तुमको ये सारी की सारी चर्चा यार समझ आई होगी अच्छे से, और अच्छा लगा होगा पढ़ाया हुआ मेरा, है ना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे अच्छे से कमेंट कर देना। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, जब अच्छे अच्छे कमेंट सुनता हूँ भाई साहब, आंध्रा से, कर्नाटका से, भाई साहब बड़ा अच्छा लगता है कि इतनी इतनी दूर जाकर भी बच्चे हमें सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। और ऑनलाइन टीचिंग का यार मजा तो यही है ना कि भाई साहब आप पूरे वर्ल्ड के बच्चों को जो इस लैंग्वेज को समझते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना, तो जो हिंदी समझने वाले बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो किसी भी जगह पर बैठे हो, वो हमें देख सकते हैं, हमें सुन सकते हैं, हमसे पढ़ सकते हैं। यार इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार एक टीचर के लिए, है ना। मैं तो समझता हूँ टीचर के लिए इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं कि यार दूर दूर से बच्चों का प्यार उसे मिल रहा हो। यार मेरे लिए सबसे बड़ी बात है ना, ये असली कमाई है भाई साहब, ये मेरी, ये जो बच्चों का जो प्यार होता है ना, एक रिस्पेक्ट होती है, इसके लिए मैं कुछ भी कर लूं यार,
है ना। चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय टाटा।